अध्याय 11 खतरों से घिरा हुआ। अगर इस साजिश की मास्टरमाइंड खुद चू चुयान होती तो उसके पास अपना नाम साफ करने के लिए अपनी कमियों को उजागर करके खुद को शर्मिंदा करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। सौभाग्य से अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जुआन ने सोच विचार करने के बाद स्प्रिंग फ्लावर से कहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। इस चांदी से तुम्हारा स्थानांतरण का खर्च निकल जाएगा। पिछली महिला जिसे मैं घर लाया था उसे सैन्य शिविर भेज दिया गया था, लेकिन वह अब और सहन नहीं कर सकती। तुम उसकी जगह वहां जाओगी। स्थानांतरण खर्च। स्प्रिंग फ्लावर को आखिरकार कुछ गड़बड़ लगी। 1 मिनट रुको, वह सैन्य शिविर में क्यों है? तुम्हें नहीं पता था? जुआन थोड़ा हैरान होकर बोला, मेरी पत्नी लगभग हर मामले में एकदम सही है। उसकी बस एक ही कमी है कि वह मुझ पर जरूरत से ज्यादा प्यार लुटाती है और थोड़ी सी ईर्ष्या भी करती है। पिछली बार जब मैं तुम्हारे जैसी किसी औरत को घर लाया था तो उसने एक झूठी कहानी बनाकर उसे हमारे सैन्य शिविर में सैनिकों की सेवा के लिए भेज दिया। हे भगवान, उसे दिन में कई बार दुल्हन बनकर शर्माना पड़ता है। मुझे उस पर तरस आता है। आपने चूचुयान को ट्रोल करके 433 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। चूचुयान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह उसका ऐसा चित्र बनाएगा। सभा में मौजूद लोगों की अजीबोगरीब निगाहें देखकर जुआन को जान से मारने की तीव्र इच्छा उसके मन में पहली बार जागी। हालांकि पिछले 2 दिनों की घटनाएं बेहद विचित्र थीं और वह उसकी सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरता था। किसी और से वर्ड ढूंढने से कुल एक बार फिर बदनामी का शिकार हो जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने खुद को पत्थर की तरह चुपचाप बैठने के लिए मजबूर किया। सैन्य शिविर। स्प्रिंग फ्लावर भयभीत हो गई। काम करने वाली लड़कियों का अपना एक अलग ही पदानुक्रम था। सबसे ऊंचे दर्जे की लड़कियां फूलों की रानी कहलाती थीं। उनके नीचे साधारण वेश्याएं होती थीं और फिर वेश्यालयों में काम करने वाली लड़कियां, जैसे कि खुद स्प्रिंग फ्लावर। सबसे निचले पायदान पर वे लड़कियां थीं जो सेना की सेवा करती थीं और उनमें से अधिकांश को किसी अपराध के लिए दंड के रूप में वहां भेजा जाता था। सैनिक प्यासे थे, फिर भी उनमें अविश्वसनीय सहन शक्ति थी। ऐसी यातना सहन करने वाली महिलाएं बहुत कम थीं, कुछ ही 6 महीने से अधिक समय तक टिक पाती थीं। स्प्रिंग फ्लावर का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे अपने सहकर्मियों से इन शिविरों के बारे में सुनी कहानियां याद आईं। जुआन ने सिर हिलाया और आगे बोली, चिंता मत करो, ये हमारी निजी सेना के सदस्य हैं। ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। इन्हें किसी नए व्यक्ति की जरूरत थी। किनवानरू अपना गुस्सा रोक नहीं पाई। बदमाश चू वंश। वह कहने ही वाली थी कि चू वंश और उसकी सेना ने कभी ऐसे शर्मनाक काम नहीं किए, लेकिन स्प्रिंग फ्लावर अपना आपा खो बैठी। उसने चीखते हुए कहा, मैं सेना के शिविर में नहीं जाना चाहती। मैंने जो कुछ भी कहा वह झूठ था। मैं इस आदमी को जानती भी नहीं। उसने पास ही खड़े डियाओ यांग को पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया। डियाओ यांग, हालात बिल्कुल अलग हैं, जैसा तुमने बताया था। कुछ बोलो, मैं सेना शिविर में नहीं जाना चाहती। डियाओ यांग का चेहरा पीला पड़ गया और उसने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो, पागल कुतिया। चू कबीले की सेनाओं के नैतिक मानक बहुत सख्त हैं। भला हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अचानक ही शक्ति के एक जबरदस्त विस्फोट ने उन्हें जकड़ लिया, जिससे वे एक और शब्द भी नहीं बोल पाए और उनकी आवाज रुक गई। चू जोंगटियन का चेहरा पानी की तरह शांत था। उसने स्प्रिंग फ्लावर की ओर देखा। क्या इस आदमी ने तुम्हें यहाँ बुलाया और तुमसे ये सब कहलवाया? स्प्रिंग फ्लावर ने चावल चुगती मुर्गी की तरह तेजी से सिर हिलाया। उसने मुझे ढूंढ लिया और 20 चांदी के सिक्के दिए और कहा कि काम पूरा होने के बाद मुझे और भी ज्यादा मिलेंगे। यह एक ड्यूक की जागीर है जो रईसों से भरी है। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं मदद करूंगी तो जिंदगी भर के लिए काफी कमा लूंगी। इसीलिए तो मैं चुपके से अंदर घुस आई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए मेरे स्वामी। तभी चू जोंगटियन ने डियाओ यांग पर अपनी ऊर्जा पकड़ ढीली की। क्या तुम्हें कुछ कहना है? डियाओ यांग का चेहरा पीला पड़ गया था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मुझे ऐसा करने का आदेश दिया गया था। किसके निर्देश पर? चू जोंगटियन ने गरजते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। डियाओ यांग ने मुश्किल से अपनी बात कही, फिर जल्दी से बोला, उस आदमी ने दीवार के दूसरी तरफ से मुझसे बात की। उसने मुझे रिश्वत दी। मुझे हमेशा से इस बात से नफरत रही है कि हमारी छोटी मालकिन की शादी इतने निकम्मे आदमी से हो गई, इसलिए मैंने मूर्खता से हाँ कर दी। कृपया मेरी वर्षों की सेवा के कारण मुझ पर दया कीजिए स्वामी। ये सुनकर स्नो ने आखिरकार अपनी पोनीटेल पर अपनी मजबूत पकड़ ढीली कर दी। चू जोंगटियन ने गुस्से से नाक सिकुड़ी और फिर उसे बाहर जाने का इशारा किया। उसने गुस्से से सबकी ओर घूरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि जुआन को बदनाम किया गया था। चूंकि उसे पहले ही सजा मिल चुकी है, इसलिए यह मामला सुलझ गया है। अब आगे इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। किसी को कोई आपत्ति है? चू तिशेंग धीरे धीरे पंखा झल रहा था, जबकि चू योइपो अपने कंपास से खेलता रहा। दोनों में से कोई नहीं बोला। चूंकि उन्हें अभी तक इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड का पता नहीं चला था, इसलिए कोई भी ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं था जिससे जांच का खतरा पैदा हो। जुआन ने राहत की एक लंबी सांस ली। आखिरकार ये सब खत्म हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी सास उसे अभी इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं थी। क्या हम उसे यूं ही छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, चू जोंगटियन ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। जुआन कई तरह के बुरे कामों में उलझ गया है। भविष्य में उससे कोई परेशानी न हो, इसलिए उसे ब्राइटन मून अकादमी में साधना के लिए भेजा जाएगा। वह साधना कहना चाहता था, लेकिन जुआन के कमजोर शरीर को याद करके उसने अपने शब्द बदल दिए। अहम विद्वान बनने के लिए। इस तरह कम से कम वह कुल की मदद एक लेखाकार या किसी और रूप में कर सकेगा। ब्राइट मून अकादमी। जुआन चौंक गई, लेकिन ये देखते हुए कि चू जोंगटियन ब्राइटन मून शहर का ड्यूक था, ब्राइटन मून अकादमी संभवतः उनके वंश से ही जुड़ी हुई थी। उसका ध्यान अब जमा हुए रेज पॉइंट्स पर केंद्रित हो गया। इस छोटी सी घटना से उसे 1646 रेज पॉइंट्स और मिल गए थे। अब लॉटरी खेलने का समय आ गया है। उसे वापस उसके कमरे में ले जाया गया। जैसे ही वह अपने पुरस्कार निकालने वाला था, अचानक एक लाल रंग की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। चू वंश की दूसरी मिस को पहचानते ही जुआन सतर्क हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या उसे पता चल गया कि मेरे घाव बनावटी थे? चू हुआनझाओ पास की एक मेज पर कूद कर बैठ गई। उसकी पतली पतली टांगे हवा में लटक रही थी। मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगना? जुआन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। चू हुआनझाओ असहज लग रही थी। हमारी शर्त के अनुसार मैंने उस रात जो हुआ उसे भूल जाने पर सहमति जताई थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। तुम्हें तो इसके लिए सजा भी भुगतनी पड़ी। जुआन को हंसी आ गई। इस छोटी बच्ची में ईमानदारी का भी एक पहलू है। वह लॉटरी खेलने के लिए उत्सुक था और उसके साथ समय बर्बाद करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। अरे कोई बात नहीं, तुम बच्ची हो, ये स्वाभाविक है कि परिवार में तुम्हारी ज्यादा राय नहीं सुनी जाती। आपने चू हुआनझाओ को ट्रोल करके 66 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने पलकें झपकाई। तभी उसे एहसास हुआ कि चू हुआनझाओ का चेहरा बिगड़ गया था। उसने नाक सिकुड़ी और मेज से नीचे उतर गई। जाते हुए उसने कहा, भविष्य में जब तुम अकादमी में रहोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो बस उन्हें बता देना कि तुम मेरी देखरेख में हो। जुआन ने उसकी पीठ पीछे आंखें घुमाई। तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो, पर ऐसे बर्ताव करती हो जैसे कोई बड़ी मालकिन हो। वह जागीर का दामाद था। आज जो कुछ हुआ उसके बाद परिवार में कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा, कम से कम कुछ समय के लिए तो नहीं। उसने ये सब बातें अपने दिमाग से निकाल दी। उसने चारों ओर देखा कि कोई और तो नहीं आ रहा, फिर बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने शांति से हाथ और चेहरा धोया, फिर एक अगरबत्ती निकाली। उसने उसे जलाया और प्रार्थना की, बुद्ध, ब्रह्मा, यहोवा, अल्लाह, जो भी देवता हैं, कृपया मेरी रक्षा करें और मुझे कोई अच्छी वस्तु प्रदान करें। चू हुआनझाओ से मिले 66 रेज पॉइंट्स को मिलाकर अब उसके पास कुल 17-12 रेज पॉइंट्स हो गए थे। उसने कीबोर्ड खोला, लॉटरी फंक्शन चुना और फिर ध्यान से एंटर दबाया। लाइट मार्कर दिखाई दिया और कीबोर्ड पर लिखे नंबरों पर चमकने लगा। खेलने के लिए धन्यवाद, खेलने के लिए धन्यवाद, खेलने के लिए धन्यवाद। अरे हद हो गई। जुआन गुस्से से भड़क उठी। क्या मेरी किस्मत ही दुनिया में सबसे खराब है, या फिर ड्रॉप रेट वाकई इतने कम है? 13वीं कोशिश के बाद आखिरकार लाइट मार्कर स्पेस कुंजी से निकलकर 8 कुंजी पर जा गिरा। वह उत्साह से ऊपर देखने लगा। ये एक नई कुंजी थी। वह सोचने लगा कि इससे क्या मिलेगा। एक छोटी बोतल प्रकट हुई जो हरे रंग के क्रिस्टलीय तरल से भरी हुई थी। इसका विवरण नीचे दिया गया है। विष की बोतल, यह एक फेंका जाने वाला हथियार है। यह एक छोटे से क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को सुनना और शक्तिहीन कर देता है। ये 5वें रैंक से नीचे के लक्ष्यों के सभी सुरक्षा तंत्रों को अनदेखा कर देता है। जुआन बेहद खुश था। किसी भी खेल और किसी भी दुनिया में सुरक्षा को भेदने वाले कौशल और तकनीकें हमेशा बेहद शक्तिशाली होती हैं। उसे बस एक ही बात का अफसोस था कि यह सिर्फ 5वें रैंक से नीचे के लक्ष्यों पर ही काम करता था। लेकिन फिर भी शायद अभी कुछ समय तक उसका सामना चौथे रैंक से ऊपर के बॉस से नहीं होगा, है ना? ओह, धिक्कार है। मुझे उम्मीद है कि मैंने खुद पर कोई अपशकुन नहीं कर लिया है। अब उसके पास एक और तुरुप का पत्ता था। जुआन ने खुशी खुशी उस छोटी हरी बोतल को अपने आइटम बार में रख लिया। इसका रंग थोड़ा अशुभ था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने अपने बचे हुए 4 प्रयास इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इस चीज के मिलने की संभावना बहुत कम है। इन सब के बावजूद जुआन इस बात से खुश था कि उसे इतनी आसानी से रेज पॉइंट्स मिल गए। बस एक ही कमी थी कि पॉइंट्स मिलने से सब उससे नफरत करने लगे। ये तो कल्टीवेटर की दुनिया है। उम्मीद है कहीं कोई अचानक से बॉस मुझे मार न डाले। आगे से मुझे अपने टारगेट ध्यान से चुनने होंगे। यार, काश मैं भी उन महान नायकों में से एक होता जो एक ही सोच से पूरी दुनिया को तबाह कर देते हैं। लगता है अभी के लिए मुझे बस चुपचाप रहकर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अचानक नए संदेश सामने आने लगे। आपने किन वानरों को ट्रोल करके 2 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। 2 रेज पॉइंट्स, 2 रेज पॉइंट्स, 2 2 2 2 2। जुआन ने अचानक आए संदेशों की बौछार देखकर पलकें झपकाई। मेरी सास को क्या हो गया है? मैंने इस बार उन्हें कैसे नाराज कर दिया? तारांकन तारांकन तारांकन। किनवानरू अपने पति के साथ साझा किए गए निजी कमरे में गुस्से से इधर उधर घूम रही थी। उस कमीने ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया। मेरी प्यारी यान एयर, उस आदमी के हाथों उसकी शादी की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। चू झोंकटियन ने एक कप चाय डाली और जल्दी से अपनी पत्नी को पेश की। ये चुयान का निजी निर्णय था। किनवानरू ने चाय एक ही घूंट में पी ली। उसका गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। ये सब तुम्हारे चू वंश के लिए था। चू झोंकटियन ने अजीब सी मुस्कान के साथ बात का विषय बदल दिया। सच कहूं तो मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि आखिर कौन चुपके से जुआन को निशाना बना रहा है। किनवानरू ने भौहें चढ़ाई। गंभीर चर्चा के आगे उसका गुस्सा दब गया। वह पास ही रखी एक गद्देदार कुर्सी पर बैठ गई। सहमत हूँ। इससे पहले मुझे आपके संदेह पर पूरी तरह यकीन नहीं था, लेकिन आज सुबह पैतृक भवन में हुई घटनाओं से लगता है कि उसे गुपचुप तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। चू झोंकटियन ने सिर हिलाया। और वह अपनी शादी की रात अचानक हुआनझाओ के बिस्तर पर क्यों चला जाएगा? वह कभी कभी बदमाश हो सकता है, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि वह इतना दुस्साहसी होगा। किनवानरू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, आज सुबह तो वह काफी साहसी लग रहा था, है ना? चू झोंकटियन ने आगे कहा, उस रात किसी ने हुआनझाओ को बेहोश कर दिया था। यही एकमात्र स्पष्टीकरण है, वरना वह उसे अपने बिस्तर पर कभी नहीं आने देती। आपको सच में नहीं लगता कि वह ऐसा कर सकता है ना? सच कहूं तो अगर उसमें इतनी प्रतिभा होती तो मैं अभी जितनी नाराज हूं उतनी नाराज नहीं होती। किनवानरू ने पलटवार किया। जाहिर है वह अपने नए दामाद की निकम्मी हरकतों से बेहद नाराज थी। चू झोंकटियन ने आह भरी। एक बात है जो मैं अभी तक आपको नहीं बता पाया हूँ। उसी रात हमारी आत्मा की धारा अपवित्र हो गई थी। क्या? किनवानरू चौंक कर उठ खड़ी हुई। चू वंश की स्थापना के बाद से ही उसकी आय के 2 मुख्य स्रोत थे। पहला था नमक का व्यापार और दूसरा था हथियारों का व्यापार। हथियारों के व्यापार में चू वंश का दबदबा उनके प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में कहीं बेहतर गुणवत्ता वाले हथियारों के कारण था। ये 2 बातों पर निर्भर था, उनकी अद्भुत रून संरचनाएं और आध्यात्मिक जलधारा जिसका उपयोग हथियारों को शुद्ध करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए किया जाता था। प्रत्येक कबीले की अपनी अपनी रून संरचनाएं थी और उनमें से कुछ चू कबीले के बराबर थी। हालांकि स्पिरिट क्रीक केवल चू कबीले के पास ही थी। ये हथियार उद्योग में कबीले की सफलता का महत्वपूर्ण घटक था। उस रात जुआन ने जो किया उससे तुम इतनी क्रोधित थी कि मैं तुम्हें बताने से डर रहा था। चू झोंकटियन ने उसके चेहरे के हाव भाव पर ध्यान रखते हुए आगे कहा, अभी मुझे शक है कि किसी ने उसे नशीली दवा दी और उसकी शादी की रात उसे हुआनझाओ के बिस्तर पर लिटा दिया। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने हमारी पवित्र नदी को अपवित्र कर दिया। किनवानरू घबरा गई। क्या आत्मा की धारा को बहाल किया जा सकता है? चू झोंकटियन ने सिर हिलाया। आत्मा की धारा में थोड़ी मात्रा में राक्षसी थूक डाला गया था। ये कम से कम 20 वर्षों तक अपवित्र रहेगा। शुक्र है जिसने भी ऐसा किया उसके पास इसकी बड़ी मात्रा नहीं थी। शायद कुछ दशकों में आत्मा की धारा स्वयं को शुद्ध करने में सक्षम हो जाएगी। कौन जाने कुछ दशकों में चू वंश बचेगा भी या नहीं। किनवानरू जानती थी कि राक्षसी लार दुनिया का सबसे घिनौना और विषैला पदार्थ है। अगर उनकी आध्यात्मिक धारा राक्षसी लार से प्रदूषित हो गई है तो उसे बचाने के लिए वे अभी कुछ नहीं कर सकते।
तुम्हें क्या लगता है कि यह किसने किया? सम्राट के गुट ने या राजा जी के गुट ने? अध्याय 12 चुप रहना। अपनी पत्नी की बातें सुनकर चू झोंगतियान चुप हो गए। झू राजवंश के संस्थापक सम्राट ताइजू ने साम्राज्य की स्थापना करने वाले युद्ध में अपने पुत्रों को खो दिया था। ताइजू के छोटे भाई ने अपने दूसरे पुत्र वर्तमान राजा क्योगी को ताइजू को गोद देने के लिए दे दिया था। हालांकि विदेशी कबीलों के एक विशेषज्ञ को हराने के लिए हुए भीषण युद्ध में ताइजू ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। नवगठित साम्राज्य की अस्थिरता और अपने दत्तक पुत्र की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए ताइजू ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए अपने छोटे भाई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। इसी से सम्राट ताइजोंग का उदय हुआ। ताइजू की वसीयत का उत्तराधिकार पाकर सम्राट ताइजोंग ने विशाल भूभाग पर विजय प्राप्त की और झू राजवंश के साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। अनेक युद्धों और उनसे लगी चोटों ने उनके शरीर पर गहरा प्रभाव डाला और वे समय से पहले ही अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। जब उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तो वे दुविधा में पड़ गए। परंपरा के अनुसार सिंहासन ताइजू के वंश का था। उन्होंने सिंहासन इसलिए ग्रहण किया था क्योंकि राजाची शासन करने के लिए बहुत छोटे थे। अब जब राजाची वयस्क हो गए थे तो सिंहासन उन्हें सौंपना ही उचित था। लेकिन लालच सभी मनुष्यों के हृदय में छिपा रहता है। यद्यपि राजाची ताइजोंग के रक्त से संबंधित थे, फिर भी उन्हें ताइजू ने गोद लिया था और इसलिए ताइजोंग उन्हें अपना पुत्र नहीं मानते थे। यही कारण था कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र राजा जिन को अधिक महत्व देते थे। ताइजोंग ने एक चतुर योजना बनाई। उसने एक फरमान जारी किया जिसमें घोषणा की गई कि पृथ्वी अमर अवस्था को प्राप्त करने वाले 2 लोगों में से जो पहले आएगा वही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। ताइजोंग के सबसे बड़े पुत्र होने के नाते राजा जिन स्वाभाविक रूप से राजाची से बड़े थे। उन्हें ताइजोंग का पूरा समर्थन प्राप्त था, जिससे उन्हें साधना के लिए कहीं अधिक संसाधन मिले। ये स्पष्ट था कि राजा जिन पृथ्वी अमर अवस्था तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने अपने पिता के बाद सम्राट गाओजोंग का पद संभाला। इस निर्णय से काफी विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि शाही दरबार के कई बुजुर्ग दरबारी ताइजू के वंश के प्रति वफादार थे और राजा क्यूई के शासन करने के अधिकार का समर्थन करते थे। उन्हें शांत करने और गृहयुद्ध को टालने के लिए ताइजोंग ने संकेत दिया कि उनके निधन के बाद राजा क्यूई एक दिन उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। तब से 100 वर्ष बीत चुके थे और गाओजोंग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उत्तराधिकार का मुद्दा एक बार फिर उठा और गाओजोंग ने अपने पुत्र को युवराज घोषित करने का निर्णय लिया। राजा क्यूई के अनुयायी इस घोषणा से असंतुष्ट थे और इस बात से बेहद क्रोधित थे कि नामित युवराज प्रतिभाशाली राजा क्यूई की तुलना में कहीं कम प्रतिभाशाली था। उनके विरोध के बावजूद सम्राट गाओजोंग ने 100 वर्षों तक शासन किया और अपने शासनकाल के दौरान अपार शक्ति और प्रभाव को मजबूत किया। हाल के वर्षों में दोनों गुटों के बीच खुले तौर पर और गुप्त रूप से झड़पें हुई थीं। चू वंश ने नमक और शस्त्र व्यापार दोनों में अपनी प्रभुत्वता के बल पर अथाह धन अर्जित कर लिया था, जो किसी देश के धन के बराबर था। इतने विशाल संसाधनों के कारण ये स्वाभाविक था कि दोनों गुट उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। हालांकि चू झोंगतियान ने पूर्णतया तटस्थ रुख अपनाया था क्योंकि वे चू वंश को उत्तराधिकार के मौजूदा युद्ध में उलझाना नहीं चाहते थे। इसके जवाब में शाही गुट ने अपने प्रयास तेज कर दिए थे और विवाह के माध्यम से गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। चू झोंगतियान और उनकी पत्नी इस मामले से बेहद चिंतित थे क्योंकि चू वंश अन्य वंशों के विपरीत एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए था। इसके अलावा चू चियान का चू वंश के व्यापारिक साम्राज्य में बहुत बड़ा योगदान था। यदि उनकी शादी शाही गुट में हो जाती तो चू वंश के पूरी तरह से नष्ट हो जाने का खतरा मंडरा रहा था। चू चियान जानती थी कि दांव पर क्या लगा है, इसलिए उसने अपने जीवनसाथी के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। उसने शहर के सबसे निकम्मे व्यक्ति को चुना और शाही गुट या राजा क्यूई के गुट के किसी भी संदेह को कुचलने के लिए जल्दबाजी में शादी की रस्म पूरी कर ली। घटनाओं के इस क्रम के कारण किन वानरों को संदेह हुआ कि आत्मानाले को नष्ट करने वाला अपराधी या तो सम्राट या राजा क्यूई द्वारा भेजा गया था। दोषी चाहे जो भी हो, हमारे सामने मुश्किल भरे दिन आने वाले हैं, चू झोंगतियान ने गंभीरता से कहा। सांग होंग लिचुआन कमांडरी के गवर्नर के रूप में पदभार संभालने जा रहा है। ब्राइटन मून सिटी लिचुआन कमांडरी के अधिकार क्षेत्र में आता था। किन वानरों ने आश्चर्य से कहा। वित्त उप मंत्री सांग होंग। वित्त मंत्री उन 9 मंत्रियों में से एक थे जो साम्राज्य के वित्त का प्रबंधन करते थे और उप वित्त मंत्री दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मंत्री थे। सांग होंग, जो साम्राज्य के भीतर नमक और हथियारों के व्यापार की देखरेख करते थे, सम्राट के सहायक थे। ये स्पष्ट था कि उन्हें चू वंश से निपटने के लिए लिचुआन कमांडरी में नियुक्त किया जा रहा था। मैंने सुना है कि वह एक निर्दयी व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर अपने सगे संबंधियों को मारने में भी संकोच नहीं करता। उसके हस्तक्षेप के कारण कई कुलीन वंश बिखर गए हैं। मुझे डर है कि हमारा चू वंश गंभीर खतरे में है, किन वानरों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। अपनी आमतौर पर दृढ़ निश्चयी पत्नी के चेहरे पर भय के निशान देखकर चू झोंगतियन ने उसे गले लगाया और कहा, जब ऐसा होगा हम उससे निपटेंगे। हमारा चू वंश कमजोर नहीं है। सांग होंग तो बस 8वें दर्जे का है, देखते हैं कौन जीतता है। किन वानरों ने अपने पति पर आंखें घुमाई। क्या उसकी साधना ही सब कुछ है? हिडन ड्रैगन माउंटेन का महान डाकू चेन जुआन तो 6ठे दर्जे से ज्यादा का नहीं है, तो इतने सालों बाद भी तुम उसे क्यों नहीं हरा पाए? चू झोंगतियन ने ठंडे स्वर में कहा, वह चेन जुआन बड़ा चालाक है। जब भी मुझे उसके बारे में खबर मिलती है और मैं वहां पहुंचता हूं, वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। मुझे शक है कि इस शहर में उसका कोई अंदरूनी सूत्र है जो उसे सूचना देता है, वरना मैं उसे बहुत पहले ही पकड़ लेता। किन वानरों के मन में एक विचार आया। डाकुओं का वह गिरोह अवैध रूप से नमक बेचता है और राहगीरों को लूटकर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता है। हमें यह मामला सांग होंग को सौंप देना चाहिए। राज्यपाल होने के नाते वह इस मामले को अनदेखा नहीं कर पाएगा। चू झोंगतियन की आंखें भी चमक उठी। कितना बढ़िया विचार है। मुझे याद आया, मैंने सुना है कि यू कबीले का व्यापारी काफिला ब्राइटन मून शहर की ओर जा रहा है। हमें उन्हें इस बारे में सूचित करना होगा, नहीं तो चेन जुबान के समूह द्वारा उन पर हमला हो जाएगा। आउच 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 आउच। चू झोंगतियन के अपनी बात पूरी करने से पहले ही किन वानरों ने उसका कान कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम्हें बस उनकी कुलमाता यू यानेलुओ की चिंता है ना? वह उस समय राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला थी। मुझे पता है कि तुमने पहले बेशर्मी से उनका पीछा किया था, लेकिन अंत में उन्होंने क्लाउडमिडस ड्यूक से शादी कर ली। क्या तुम दोनों के बीच फिर से प्यार की चिंगारी जगाने की सोच रहे हो? चू झोंगतियन ने दया की भीख मांगते हुए कहा, मेरी प्यारी पत्नी, उनकी शादी को इतना समय हो चुका है, मैं भला उसके प्रति ऐसा भाव कैसे रख सकता हूँ? तुम्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए। हालांकि किन वानरों ने अपनी पकड़ छोड़ने से इनकार कर दिया और ठंडी सांस लेते हुए बोली, मैंने सुना है कि क्लाउडमिडस ड्यूक का हाल ही में एक दुर्घटना में निधन हो गया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यू यानेलुओ अब अकेली है?
चू झोंकटियन की आंखें चमक उठी। क्या ये सच है? पत्नी की तीखी निगाहों से आहत होकर उसने तुरंत अपना लहजा बदल लिया और कहा, मेरी प्यारी पत्नी, क्या ये तथ्य कि मैं उसके मामलों से अनभिज्ञ हूँ, यह नहीं दर्शाता कि मेरी नजर कभी उस पर पड़ी ही नहीं? इसके अलावा तुम मेरी मौजूदा परिस्थितियों से वाकिफ हो, भला मैं उसके प्रति कोई बुरी भावना कैसे रख सकता हूँ? चू झोंकटियान के चेहरे पर दुख का भाव देखकर किन वानरों ने जल्दी से उसका कान छोड़ दिया। पतिदेव, मुझे माफ कर दीजिए। चू झोंकटियन ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने ही तुम्हें निराश किया है। किन वानरों को अपने पति को इतना उदास देखकर बहुत बुरा लगा, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। चुयान कहाँ गया? चू झोंकटियन ने उत्तर दिया, वह पेई वंश की युवती को शहर घुमाने ले जा रही है। किन वानरों ने अपनी भौहें सिकुड़ी। पेई वंश की होने के नाते वह शायद राजा क्यूई के गुट की सदस्य है। मुझे लगता है कि ब्राइटन मून अकादमी में अचानक अध्ययन करने का फैसला करने के पीछे उसके कुछ बुरे इरादे हैं। चू झोंकटियन ने हंसते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, हमारी बेटी बहुत समझदार है, उसे पता है क्या करना है। किन वानरों ने गुस्से से कहा, पेई म्यानमान भले ही जवान हो, लेकिन उसका चेहरा किसी धूर्त लोमड़ी जैसा है। उसकी खिलखिलाती आंखें मानो उसके आसपास के पुरुषों को लगातार मोहित कर रही हों। मुझे वो पसंद नहीं है। चू झोंकटियन जोर से हंस पड़ा। क्या आपको चिंता है कि वह आपकी बेटी के प्रेमी को छीन लेगी? किन वानरों को ये सोचकर हंसी आ गई कि पेई म्यानमान जुआन के भोले भाले चेहरे पर फिदा हो जाएगी। ये तो अकल्पनीय था, अगर वह उस बदमाश को चुयान से छीन ले तो मैं जश्न मनाऊंगी। कौमा, अच्छू, जुआन को अचानक जोरदार छींक आ गई। वह सोचने लगा कि इस समय कौन सी युवती या युवती उसके बारे में सोच रही होगी। युवा स्वामी, क्या आपको सर्दी लग गई है? मैं अभी आपके लिए कुछ मोटे कपड़े लाता हूँ। जुआन के कुछ कहने से पहले ही एक युवक ने उनके चारों ओर एक लबादा लपेट दिया था। स्तब्ध जुआन ने अपने सामने खड़े युवक को गौर से देखा। वह 14 या 15 वर्ष का प्रतीत हो रहा था और नीले रंग के वस्त्र पहने हुए था। उसके बाल सिर के ऊपर 2 जुड़ों में बंधे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के साथ मिलकर वह एक सौम्य और युवा सा दिख रहा था। एक पल रुके, आप कौन हैं? युवक, आप मुझे चिढ़ा रहे हैं? ये नौकर आपका अध्ययन साथी है। युवक ने शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया। पढ़ाई का साथी? जुआन एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन उसने सोचा कि इसका संबंध ब्राइटन मून अकादमी में उसके दाखिले से है। वह तो बस अपने कबीले की एक सहायक संस्था में जा रहा था। क्या सच में उसे पढ़ाई का साथी देना जरूरी था? लगता है ब्राइटन मून युग की जागीर वाकई बेवजह ही समृद्ध है। जी हाँ, मुझे यही पसंद है। तुमने मुझे पहले क्या कहा था? युवा मास्टर, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, जोर से बोलिए। युवा मास्टर, बुरा नहीं, बुरा नहीं, बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जुआन के चेहरे पर खुशी खिल उठी। पुनर्जन्म के बाद से कुछ भी उसके अनुकूल नहीं हुआ था। वह भले ही एक ड्यूक की जागीर का दामाद था, लेकिन कोई भी उसका सम्मान नहीं करता था। युवा स्वामी कहकर पुकारना तो दूर की बात थी। अंततः किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिसने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया, उसे सिर से पैर तक सुकून मिला। तुम्हारा नाम क्या है? युवक एकदम सतर्क हो गया और घबरा कर बोला, युवक, मेरा नाम चेंग शॉपिंग है। क्या पिंग? जुआन ने सोचा कि पढ़ाई करने वाले साथियों के नामों में आमतौर पर भाग्य, वांग, समृद्धि या कायिक धन जैसे अक्षर होते हैं। कम से कम वे वाहन जैसा कुछ ऐसा नाम रखते जो याद रखने में आसान हो। आखिर इस साथी को इतना अजीब नाम किसने दिया? 1. चेंग शॉपिंग, जिसका अर्थ है अपने होठों को कसकर बंद बोतल की तरह सुरक्षित रखना। ये नाम मुझे गुरु ने दिया है। उसने गर्व से अपनी छाती फुला ली। 2. बुरा नहीं, तुम अपने स्वामी द्वारा नाम दिए जाने के योग्य थे। जुआन इस दुनिया के रीति रिवाजों से परिचित नहीं था, लेकिन वह अपने स्वामी द्वारा नाम दिए जाने को बहुत बड़ा सम्मान मानता था। उदाहरण के लिए उसके समय के झेंग चेंगों को ही ले लीजिए। सम्राट द्वारा उपनाम दिए जाने के बाद सभी लोग उसे शाही उपनाम के स्वामी कहकर पुकारने लगे। युवा स्वामी, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जब मैं स्वामी जी के यहाँ काम करता था तब वे मुझ पर बहुत कृपा करते थे, लेकिन एक दिन मेरा तबादला रसोई में कर दिया गया। मुझे डर था कि कहीं मैंने अनजाने में स्वामी जी को नाराज न कर दिया हो, लेकिन अब जब मुझे युवा स्वामी जी का अध्ययन साथी नियुक्त किया गया है तो मुझे अपने स्वामी जी के इरादे समझ में आ गए हैं। वे मुझे कठिनाइयों में डालकर मुझे परिपक्व बनाना चाहते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं किसी बड़े कार्य को करने के लिए तैयार रहूं। अपने इस जोशीले कथन पर चेंग शॉपिंग की आंखों में चमक आ गई। एक पल रुके, जैसे जैसे जुआन चेंग शॉपिंग की कहानी सुनता गया, वह और भी अजीब लगने लगी। वह अच्छी तरह जानता था कि चू एस्टेट में दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, फिर भी यह आदमी सोचता है कि यह काम सम्मानजनक है। लगता है वो बहुत होशियार लड़का नहीं है। इसके अलावा इस व्यक्ति ने तो मास्टर चू के साथ काम करना शुरू किया था, तो फिर उसे रसोई जैसे स्थान पर स्थानांतरित कैसे कर दिया गया? जुआन ने इस मामले को वहीं छोड़ दिया। वह अपने कामों में ज्यादा दिलचस्पी रखता था। लगता है आप काफी समय से चू एस्टेट में हैं। आपको कुछ बातें तो पता ही होंगी, है ना? चेंग शॉपिंग ने अपनी छाती पीटते हुए कहा, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं। बूढ़े मालिक से लेकर चू एस्टेट में काम करने वाले नौकरों तक कोई भी मुझसे कोई राज नहीं छुपा सकता। जुआन को चू एस्टेट के बारे में और अधिक जानने की जरूरत थी। वह यहाँ केवल 2 दिन पहले ही आया था, फिर भी इतने सारे लोग उसकी हत्या की साजिश रच रहे थे और उसे इस सब की जड़ का कोई अंदाजा नहीं था। वह अपनी खतरनाक स्थिति से भली भांति अवगत था। कुछ पल सोचने के बाद उसने पूछा, क्या आप जानती हैं कि चू परिवार ने मुझे अपना दामाद क्यों चुना? यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। चू चुयान अपने परिवार से लेकर अपनी शक्ल सूरत तक हर तरह से बेदाग थी, जबकि जुआन हर लिहाज से पूरी तरह से निकम्मी और बेकार थी। उनके रास्ते कभी मिलने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन एक रहस्यमय घटनाक्रम में उनकी शादी हो गई। इसमें शक की बुआ रही थी। जुआन के सवाल पर चेंग शॉपिंग अचंभित लग रहा था। क्या ये युवा मालिक के बेहद आकर्षक रूप के कारण नहीं है? जुआन की आंखें फटी रह गईं। ऐसा लगता है कि चेंग शॉपिंग में भी बेतुकी बातें करने की वही प्रतिभा थी। अहम, हालांकि आपकी बात बिल्कुल सही लगती है। क्या इसके पीछे कोई और कारण नहीं है? बिल्कुल नहीं, उस युवती ने आपको आपके आकर्षक रूप रंग के कारण ही चुना था। क्या तुम में जरा भी आत्म जागरूकता नहीं है? तुम्हारे पास इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे ताकत कहा जा सके। चेंग शॉपिंग ने अपने मुखौटे से अपने अंतर्मन के विचारों का एक अंश भी बाहर न निकलने देने का पूरा ध्यान रखा। उसका चेहरा जितना हो सकता था उतना गंभीर था। आप कह रहे हैं कि युवती ने मुझे व्यक्तिगत रूप से चुना? जुआन ने चेंग शॉपिंग के शब्दों में छिपी महत्वपूर्ण जानकारी को चतुराई से पहचान लिया। जी हाँ, ये सही है।
मैडम अपने फैसले से संतुष्ट नहीं थी और उन्होंने उनसे अपने विकल्पों पर पुनर्विचार करने की विनती की थी। चेन शॉपिंग ने उत्तर दिया। जुआन ने जल्दबाजी में बीच में टोकते हुए कहा, आपको मुझसे कुछ भी अनावश्यक कहने की जरूरत नहीं है। उसने अनुमान लगाया था कि चू चुयान को उसके माता पिता ने उससे शादी करने के लिए मजबूर किया था। इससे उसकी असंतुष्टि और उसके प्रति दिखाई गई जानलेवा भावना का कारण समझ में आता है। हालांकि चेन शॉपिंग ने पहले जो कहा था उससे यह अनुमान गलत साबित हो गया। लेकिन चू चुयान उसे अपना जीवन साथी क्यों चुनेगी? उस युवती की आंखें तो बेहद तेज थीं। पुई पुई पुई, वह मेरे आकर्षक रूप पर मोहित हो गई होगी और मेरे शरीर का स्वाद चखने की इच्छा रखती होगी। ये हांगकांग की एक फिल्म फ्लर्टिंग स्कॉलर का संदर्भ है, जिसमें मुख्य किरदार वह परिवार में दो युवा मालिकों के अध्ययन साथी के रूप में प्रवेश करता है। 2 शॉ का अर्थ है रक्षक और पिन का अर्थ है बोधअध्याय 13 दिव्य चिकित्सक जी। इस विचार से जुआन का चेहरा एक बार फिर उदास हो गया। उसके इस नश्वर शरीर पर एक अभिशाप लगा हुआ था, जिसके कारण अगर कोई खूबसूरत स्त्री भी उसकी बाहों में कूद पड़े तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था। ओल्ड मी के शब्दों को याद करते हुए वह अपने बगल में बैठे युवक की ओर मुड़ा और पूछा, शॉपिंग, क्या तुम मास्टर स्टेज से परिचित हो? झोउ राजवंश में हर कोई इसके बारे में जानता है, क्या युवा स्वामी इससे अपरिचित हैं? चेन शॉपिंग ने जुआन को हैरानी भरी नजर से देखा। जुआन लगभग चौंक गया। उसने झट से जवाब दिया, बेशक मैं इससे परिचित हूँ, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं समझ गया। चेन शॉपिंग की आंखें ज्ञानोदय से चौड़ी हो गईं। मास्टर इस दुनिया से कच्ची ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने में सक्षम होते हैं, जिससे वे आकाश में उड़ सकते हैं। वे इस दुनिया में शीर्ष स्थान रखते हैं। ये सुनकर जुआन आश्चर्यचकित रह गई। हमारे ब्राइटन मून शहर में कितने गुरु हैं? कितने? चेन शॉपिंग ऐसे हंसी जैसे जुआन ने कोई बड़ा मजाक सुनाया हो। बिल्कुल भी नहीं। क्या? जुआन दंग रह गया। ब्राइटन मून शहर उसे काफी बड़ा लग रहा था, तो यहाँ एक भी मास्टर कैसे नहीं हो सकता? ब्राइट मून शहर को छोड़ दे तो मुझे शक है कि हमारे पूरे लिंचुआन कमांड्री में कोई भी मास्टर होगा। चेन शॉपिंग ने हैरानी से कहा, आपको पता होना चाहिए कि झोउ राजवंश में केवल 3 ड्यूक, ग्रैंड मार्शल, स्विफ्ट स्टीड के जनरल और कुछ ही राजा मास्टर थे। इतने कम मास्टर हैं, हमारे ब्राइटन मून शहर में कोई मास्टर कैसे हो सकता है? चेन शॉपिंग ने इस दुनिया में किसी व्यक्ति की स्थिति उसके साधना स्तर से कैसे जुड़ी होती है, इस बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। जुआन जितना सुनता गया उतना ही हैरान होता गया। बूढ़ा मी मेरा मजाक उड़ा रहा था। दुनिया में इतने ही मास्टर हैं, कीबोर्ड की मदद से भी मास्टर स्तर तक पहुंचते पहुंचते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। और तो और उसे मेरे तुरुप के पत्ते के बारे में भी नहीं पता। उसे यह भरोसा कहां से मिला कि मैं मास्टर स्तर तक पहुंच पाऊंगा? जब जुआन सोच में डूबा हुआ था, तभी उसने देखा कि चेन शॉपिंग उसे बड़ी मुश्किल से धैर्य से देख रहा है, मानो वह किसी मूर्ख को समझाने की कोशिश कर रहा हो। जुआन मन ही मन गुस्से से उबल पड़ा। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है ना? चेन शॉपिंग इतनी जोर से मुस्कुरा रहा था कि उसके चेहरे के सारे भाव एक साथ सिकुड़ गए। युवा स्वामी, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप भी किसान हैं। चेन शॉपिंग की मुस्कान क्षण भर के लिए थम गई, फिर उसने उदास होकर सिर झुकाया और उत्तर दिया, ऐसा नहीं है। मुझमें साधना करने या कच्ची ऊर्जा को महसूस करने की कोई प्रतिभा नहीं है। जुआन ने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हारे जैसे आलसी लोग वाकई अच्छी तरह से जीवन जीना जानते हैं। साधना करने में असमर्थ होने के बावजूद तुम इतने ज्ञानी हो। आपने चेन शॉपिंग को ट्रोल करके 33 रेंज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने कुछ देर सोचा, क्या ब्राइटन मून शहर में कोई बेहद कुशल चिकित्सक है? ऐसे चिकित्सक जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हो। ये ठीक नहीं है। अगर मैंने पारंपरिक तरीका अपनाया तो मास्टर बनने से पहले ही मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। चूंकि यह साधना का संसार था, इसलिए यहाँ चमत्कारिक चिकित्सक अवश्य ही मौजूद होंगे जो असंभव को संभव कर सकते थे। शायद वे उसकी समस्या का समाधान कर सके। अत्यंत कुशल चिकित्सक? अरे हाँ, एक है। चेन शॉपिंग दूसरों को जानकारी देते हुए प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। दिव्य चिकित्सक जी ब्राइटन मून शहर के, नहीं, अधिक सटीक कहे तो वे पूरे लिंचुआन कमांड्री के सबसे कुशल चिकित्सक हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका वे इलाज न कर सके। जी, वह जी शियाओलान तो नहीं हो सकता है ना? जुआन ने पूछा। जी शियाओलान? चेन शॉपिंग ने उलझन में अपना सिर खुजाया। वह नहीं है। जुआन की दिलचस्पी जाग उठी। तो चलिए, मुझे उसके पास ले चलिए। चेन शॉपिंग हिचकिचाते हुए थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए बोला, युवा स्वामी, क्या अभी कुछ देर पहले ही दूसरी मिस ने आपको कोड़े नहीं मारे थे? चाहे जैसे भी देखूं, आपको। जुआन की आंखें झूठ बोलने का बहाना ढूंढते हुए इधर उधर घूमने लगी। मैं अपने जख्मों का इलाज करवाने के लिए दिव्य चिकित्सक जी के पास जा रहा हूँ, लेकिन हमारे जागीर के चिकित्सक ने पहले ही युवा स्वामी का इलाज कर दिया है। कुछ दिनों के आराम से आप ठीक हो जाएंगे। आपको दिव्य चिकित्सक जी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेन शॉपिंग ने उत्तर दिया। जुआन के चेहरे पर काली लकीरें उभर आई और उसने जवाब दिया, क्या आप छोटे मालिक हैं या मैं छोटा मालिक हूँ? आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? बस मुझे वहाँ ले चलो। युवा स्वामी, कृपया निश्चिंत रहें, मैं आपको अभी वहाँ ले चलता हूँ। चेन शॉपिंग ने एक बार फिर चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर दी। चेन शॉपिंग के शांत स्वभाव को देखकर जुआन थोड़ा हैरान हुआ। अब जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि उसने पहले उस लड़के का अपमान करके भी ज्यादा क्रोध नहीं अर्जित किया था। शायद चू एस्टेट में बिताए वर्षों ने उसकी सहनशीलता को बढ़ा दिया था। जुआन ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और चेन शॉपिंग को आगे चलने का निर्देश दिया। उसे डर था कि उसे जागीर से बाहर जाने से रोक दिया जाएगा, लेकिन द्वारपालों ने बिना ज्यादा ध्यान खींचे उन्हें अंदर जाने दिया। उसने पिछली रात हुई घटना के बारे में सोचा और पूछा, पहली मिस कहाँ है? लगता है फर्स्ट मिस बाहर गई हुई है, चेन शॉपिंग ने जवाब दिया। जुआन ने राहत की सांस ली। उसे उस मालिक नौकर की जोड़ी का दोबारा सामना करने का ख्याल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे क्या तुम स्नो को जानते हो? चेन शॉपिंग की आंखें चमक उठी। सिस्टर स्नो को कौन नहीं जानता? वह प्रथम मिस की निजी सेविका हैं। वह न केवल सुंदर हैं, बल्कि उनकी आवाज भी मधुर है। जागीर में अनगिनत लोग उन्हें अपना सपनों का साथी मानते हैं। युवा स्वामी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या आप हम दोनों को मिलाने में मदद कर सकते हैं? तुम फिर से बकवास कर रहे हो। जुआन अवाक रह गया। इस आदमी को स्नो से दोस्ती करने की हिम्मत कहाँ से मिली? अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करो। क्या तुम्हारे पास उसके बारे में कोई जानकारी है? उदाहरण के लिए, क्या वो छोटी उम्र से चू एस्टेट में काम कर रही है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। जुआन द्वारा अपने प्रेम संबंधों को तिरस्कारपूर्वक खारिज किए जाने से चेन शॉपिंग निराश हो गया।
ऐसा लगता है कि युवा मालिक को भी स्नो में दिलचस्पी है। मैंने सुना है कि बड़े कुलों की निजी नौकरानियों को आमतौर पर दूल्हे को रखेल के रूप में दे दिया जाता है। बहन स्नो को 3-4 साल पहले बचाकर चू एस्टेट लाया गया था। वह आज्ञाकारी और बुद्धिमान है, इसलिए उसने जल्दी ही प्रथम मालकिन का दिल जीत लिया और उसे उनकी निजी नौकरानी नियुक्त कर दिया गया। आज्ञाकारी। जुआन उस तेज जबान वाली लड़की के लिए इस शब्द को समझ नहीं पा रहा था। हालांकि ये तथ्य उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि वह चू कबीले की सेवा में केवल 3-4 साल से ही थी। दूसरी और तीसरी शाखा का क्या? मेरे ससुर की शाखा से उनके क्या संबंध हैं? जुआन ने पैतृक महल में घटी घटनाओं के बारे में सोचा। उसे चू त्शेंग और चू युइपो से एक अनकही दुश्मनी का आभास हुआ। मुझे लगता है सब ठीक ही है, चेंग शॉपिंग ने सोच समझकर जवाब दिया। दूसरे मास्टर अपना दिन हथियारों के व्यापार को संभालने में बिताते हैं, जबकि तीसरे मास्टर नमक के व्यापार को संभालते हैं। वे हमारे मास्टर के करीबी सहयोगी हैं। हथियार, नमक। जुआन चौंक गया। ये तो साधना की दुनिया थी। भले ही वे आत्मा पत्थरों का व्यापार न कर रहे हों, कम से कम राक्षसी जानवरों का पालन पोषण या कुछ और काल्पनिक काम तो कर ही रहे होंगे। वे इतनी साधारण चीजों का व्यापार क्यों कर रहे थे? जुआन के विचारों को भांपते हुए चेंग शॉपिंग ने समझाया, युवा स्वामी, आपको इन 2 वस्तुओं को कम नहीं आंकना चाहिए। ये परिवार के लिए भारी लाभ ला सकती हैं। इन्हीं 2 वस्तुओं के माध्यम से हमारे चू वंश ने एक देश के बराबर धन अर्जित किया है। आपको ये जानना चाहिए कि हमारे संसार में साधना करने का सौभाग्य केवल कुछ ही लोगों को प्राप्त है। बाकी सब हम जैसे साधारण मनुष्य हैं, जो हवा में मौजूद कच्ची ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते। शस्त्र और नमक हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना हमारा जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। जुआन ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चिटकाई। हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तुम जैसे साधारण मनुष्यों के साथ मत मिलाओ। मैं साधना करने वाला व्यक्ति हूँ। चेंग शॉपिंग ने जुआन की ओर आंखें झपकाई, मानो कोई जवाब उसके गले में अटक गया हो। युवा मालिक सचमुच वैसा ही था जैसा अफवाहों में बताया गया था, बेहद नाकाबिल लेकिन हद से ज्यादा घमंडी। कोई बात नहीं, आखिर वो तो युवा मालिक हैं। मैं उन्हें प्रथम मिस का दिल जीतने में मदद करूंगी। बर्फीले तूफान में कोयला पहुंचाने वाले के प्रति कृतज्ञता से बढ़कर कोई नहीं। अगर मैं उनकी मदद तब करूंगी जब वो अभी भी मुश्किल में है, तो जब वो कामयाब होंगी तो मुझे अपना राजदार मानेंगे। एक बार ऐसा हो जाए तो मैं भी तरक्की कर लूंगी। शायद मुझे स्नो के साथ भी मौका मिल जाए। ही तुम मन ही मन मूर्खतापूर्ण तरीके से क्यों हंस रहे हो? जुआन ने चेंग शॉपिंग के सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा। दिव्य चिकित्सक जी का निवास स्थान कहाँ है? चेंग शॉपिंग पीछे हट गया और अपने बालों को संवारने लगा। छोटे मालिक, मेरे सिर पर मत मारो। इस हेयर स्टाइल को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। जुआन ने चेंग शॉपिंग के सिर पर रखे 2 स्टीम पोर्ट बंस को देखा और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। बस करो, जल्दी करो और आगे चलो। उन्हें चू एस्टेट की स्थिति का मोटा मोटा अंदाजा हो चुका था। उन्होंने अभी तक अपनी हत्या की साजिश रचने वाले अपराधी का पता नहीं लगाया था, लेकिन उनके निजी मामलों को सुलझाना अब भी सबसे जरूरी काम था। युवा स्वामी, मुझे लगता है कि अब आपको दिव्य चिकित्सक जी की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, चेंग शॉपिंग ने जुआन के पीछे दौड़ते हुए कहा। ऐसा क्यों है? जुआन ने अचंभित होकर पूछा। चेंग शॉपिंग ने समझाया, दिव्य चिकित्सक जी ने एक नियम स्थापित किया है कि जो कोई भी उनसे परामर्श लेना चाहता है, उसे परामर्श शुल्क के रूप में 100 चांदी के सिक्के देने होंगे। सिर्फ परामर्श के लिए 100 चांदी के सिक्के? ये तो दिनदहाड़े लूट है। पिछले 2 दिनों में जुआन ने जो देखा, उससे ये स्पष्ट था कि इस दुनिया की मुद्रा प्राचीन चीन की मुद्रा के समान थी। 1000 तांबे के सिक्के 1 चांदी के ताइल के बराबर थे और 10 चांदी के ताइल 1 सोने के ताइल के बराबर थे। एक और मुद्रा थी जो सोने से भी अधिक मूल्यवान थी, और वह थी कीस्टोन। हालांकि कीस्टोन मिलना मुश्किल था, इसलिए उसने अभी तक उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया था। इस दुनिया में माप की इकाइयां प्राचीन चीन से भिन्न थी, बल्कि आधुनिक दुनिया के समान थी। एक ताइल 50 ग्राम के बराबर था। यहाँ चांदी की क्रय शक्ति अभी भी काफी अधिक थी, क्योंकि यह एक दुर्लभ संसाधन थी। एक चांदी का ताइल लगभग 1800 RMB के बराबर था। सिर्फ परामर्श के लिए 100 चांदी के सिक्के, जो 180,000 RMB के बराबर थे, देना हास्यास्पद था। जुआन का इस पर हंगामा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जुआन ने कुछ देर सोचा और फिर चेंग शॉपिंग के कंधों पर हाथ रख दिया। लिटिल पिंग पिंग, इस समय मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? पैसे मिलते ही मैं तुम्हें ब्याज समेत चुका दूंगा। चेंग शॉपिंग ने चुपचाप अपनी कमर से लटकी पैसों की थैली को टटोला। मालिक जी, मैं तो बस एक नौकर हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास कैसे हो सकते हैं? जुआन ने चेंग शॉपिंग की सूक्ष्म हरकतों को देखा था, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। भले ही चेंग शॉपिंग के पास कुछ पैसे होते, लेकिन यह असंभव था कि उसके पास 100 चांदी के सिक्के हों। क्या आप ब्राइटन मून शहर में कोई ऐसी जगह जानते हैं जहां गुलाम बेचे जाते हों? युवा स्वामी, क्या आप दास बाजार की बात कर रहे हैं? वहां रईस अपने नौकरों और दासियों का व्यापार करते हैं, और उनकी कीमत आम तौर पर कुछ मुट्ठी भर से लेकर कुछ दसियों चांदी के सिक्कों तक होती है। चेंग शॉपिंग की आवाज अधूरी रह गई, और जुआन को महसूस हुआ कि वह तनाव में आ गया है। वह अकड़कर जुआन की ओर मुड़ा और घबरा कर बोला, युवा स्वामी, आप मुझे बेचने की सोच तो नहीं रहे हैं? जुआन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये कैसे संभव है? आप मुझे किस तरह का इंसान समझते हैं? जुआन ने पहले ही तय कर लिया था कि चेंग शॉपिंग की कीमत ज्यादा से ज्यादा कुछ चांदी के सिक्कों के बराबर ही होगी। इसके अलावा वह एक ड्यूक की जागीर का नौकर था, इसलिए उसकी बिक्री करवाना मुश्किल हो सकता था। जुआन के आश्वासनों के बावजूद चेंग शॉपिंग थोड़ा घबराया हुआ था। उसने तुरंत कहा, युवा स्वामी, वास्तव में इसका एक और तरीका है। 100 चांदी के सिक्के देने के अलावा आप उनके लिए एक काम पूरा करके परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। उन शब्दों से जुआन को राहत मिली। उसने चेंग शॉपिंग के कंधों पर थपथपाते हुए उत्साह से कहा, तुम्हें पहले कहना चाहिए था। मैं तो अभी तुम्हें लगभग बेच ही देता। चेंग शॉपिंग बस देखता ही रह गया। जुआन की स्पष्ट उत्तेजना के बावजूद चेंग शॉपिंग उदास था। दिव्य चिकित्सक जी द्वारा दिए गए कार्य आसानी से पूरे नहीं किए जा सकते थे। फिर भी बिक जाने के डर से उसने कुछ नहीं कहा। कुछ और मोड़ लेने पर वे एक आलीशान घर के सामने पहुंच गए। बाहर जमा भीड़ को देखकर जुआन दंग रह गया। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? चेंग शॉपिंग ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, क्या मैंने पहले छोटे मालिक को नहीं बताया था? दिव्य चिकित्सक जी का स्थान हमेशा लोगों से भरा रहता है। जुआन को याद आया कि आधुनिक युग में कुलीन अस्पतालों के शीर्ष विशेषज्ञों से अपॉइंटमेंट लेना कितना मुश्किल था। कुछ अपॉइंटमेंट तो महीनों पहले ही बुक करने पड़ते थे।
उसने सोचा कि दिव्य चिकित्सक जी के मामले में भी ऐसा ही होना स्वाभाविक ही था। रुको, ये भी सही नहीं है। क्या परामर्श का शुल्क 100 चांदी के सिक्के नहीं होता? क्या इस दुनिया के लोग इतने अमीर हैं? लेकिन यहाँ जमा हुए लोग तो बड़े फटेहाल कपड़े पहने हुए हैं। उनके पास इतने पैसे तो हो ही नहीं सकते। मिस जी कहाँ हैं? मिस जी यहाँ क्यों नहीं है? भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, जिससे हंगामा मच गया। जी हाँ, हम मिस जी से मिलना चाहते हैं। अल्पविराम। जुआन ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने चेंग शॉपिंग की ओर मुड़कर पूछा, क्या आप जिस दिव्य चिकित्सक जी की बात कर रहे हैं वह कोई लड़की है? अध्याय 14 मिशन। बिल्कुल नहीं। चेंग शॉपिंग ने दबे पांव खड़े होकर भीड़ पर नजर डालते हुए जवाब दिया। दिव्य चिकित्सक जी मिस जी के पिता हैं। मिस जी न केवल बेहद खूबसूरत हैं, बल्कि एक दयालु और नेक इंसान के रूप में भी जानी जाती हैं। वे अक्सर गरीबों को मुफ्त परामर्श देती हैं, जिससे वे शहर में बेहद लोकप्रिय हैं। ये लोग शायद उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आए हैं। जुआन ने उपहास करते हुए कहा, खूबसूरती? तुम्हारी नजर में तो स्नो जैसी लड़की भी खूबसूरत है। तुम्हारे जैसे महज पढ़ाई के साथी ने तो शायद कभी असली खूबसूरती देखी ही नहीं होगी, वरना तुम्हारे मापदंड इतने घटिया नहीं होते। चेंग शॉपिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना बचाव कर पाता, भीड़ में मौजूद एक लाल चेहरे वाले आदमी ने उनकी ओर मुड़कर कहा, अरे बदमाश, तुझे क्या पता, मिस जी की सुंदरता हमारे ब्राइटन मून शहर में ड्यूक की जागीर की मिस चू की सुंदरता से कहीं अधिक है। अफसोस की बात है कि मिस चू ने हाल ही में एक निकम्मे आदमी से शादी कर ली है, इसलिए अब उनका जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। इस समय मिस जी ही मेरे सपनों की एकमात्र देवी हैं। जुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह आदमी उसके सामने ही उसका अपमान कैसे कर सकता है? अगर वह चुपचाप ये सब सह लेता तो वह सच्चा कीबोर्ड योद्धा नहीं होता। उसने अपना कान ऐसे छुप लिया मानो लाल चेहरे वाले आदमी की बातें ध्यान से सुन रहा हो। फिर उसने चिल्लाकर जवाब दिया, तुमने क्या कहा? मिस जी तुम्हारे सपनों की देवी है। जुआन इस समय दूसरे रैंक के तीसरे पायदान पर था, इसलिए उसकी आवाज आम आदमी की तुलना में कहीं ज्यादा बुलंद थी। उसकी उद्गार किसी से अनसुनी नहीं हुई और सभी ने शोरगुल की ओर अपना सिर घुमा लिया। अचानक हुई इस जांच से लाल चेहरे वाला आदमी घबरा गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने सपनों की बात की थी। जुआन ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे अब समझ आया कि तुमने मिस जी की कोई चीज चुराकर घर ले जाने की बात क्यों कही थी। हे भगवान, तुम तो इंसानियत के नाम पर घिनौने हो। कृपया मुझसे दूर रहो। जुआन के बोलते ही उसने लाल चेहरे वाले व्यक्ति को पीछे धकेल दिया, मानो उसे पास आने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि उसका असली मकसद उस लाल चेहरे वाले व्यक्ति को अब क्रोधित हो चुकी भीड़ के हाथों में धकेलना था। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं ऐसा नहीं कर रहा था। अपने ऊपर टिकी जानलेवा निगाहों को भांपते हुए लाल चेहरे वाला वह आदमी घबरा गया। उसने अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी हकलाहट और लड़खड़ाहट का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ो। वे गुस्से से भरे चेहरों और मुट्ठियों की झंझावात में उस पर टूट पड़े। आपने लू रेंजिया को ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने शांत भाव से अपने वस्त्र के सामने वाले हिस्से को ठीक किया और भीड़ भाड़ से बचते हुए इत्मीनान से निवास के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। चेंग शॉपिंग ने खाली निगाहों से देखा, क्या ये भी काम करता है? अपनी हैरानी के बावजूद वह जुआन के पीछे पीछे चलने के लिए दौड़ पड़ा। घर के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी, तुम सब यहाँ से चले जाओ। इस सब का क्या मतलब है? इतनी सुबह दूसरे के घर के बाहर इतना शोर मचा रहे हो। तुम इस बूढ़े आदमी की नींद खराब कर रहे हो। घर के कसकर बंद दरवाजे आखिरकार चरमराते हुए खुल गए। दिव्य चिकित्सक जी बाहर हैं। दिव्य चिकित्सक जी बाहर हैं। भीड़ दरवाजे की ओर उमड़ पड़ी। लू रेंजिया को लगभग बुला दिया गया और पीछे पैरों के निशान से ढका एक दयनीय व्यक्ति जमीन पर पड़ा रह गया। जुआन ने उस आदमी को गौर से देखा जो अभी अभी घर से बाहर निकला था। उसका पतला चेहरा था जिस पर जवानी के मोहक नैन नक्श की झलक अभी भी बाकी थी। हालांकि उसकी बिना कटी दाढ़ी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और उससे आती शराब की तेज गंध ने उसे एक आम मैले कुचले अधेड़ उम्र के आदमी से ज्यादा कुछ नहीं बना दिया था। उसकी शक्त सूरत के बावजूद जुआन ने उसे नीचा नहीं समझा। उसके कानों में अभी भी उस गर्जना की गूंज थी। निस्संदेह दिव्य चिकित्सक जी की साधना उससे कहीं अधिक थी। अब बात कुछ ठीक लग रही है। साफ है कि इस आदमी में एक छिपे हुए विशेषज्ञ की झलक है, ठीक उस शराबी तलवारबाज अमर की तरह। बस फर्क इतना है कि उसका चेहरा उतना गोल नहीं है। हे दिव्य चिकित्सक जी, आपकी पुत्री कहाँ है? बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ पूछा। दिव्य चिकित्सक जी ने उसे एक नजर से देखा और पूछा, तुम कौन हो? हे दिव्य चिकित्सक जी, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? मैं वांग फुगुई हूँ। मैं अक्सर आपके यहाँ आता रहता हूँ। उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना परिचय दिया। मुझे आप याद नहीं है। दिव्य चिकित्सक जी ने अपना कान खुजलाया और फिर आराम से कान का मैल झाड़ दिया। ये दिव्य चिकित्सक तो सिर्फ सुंदर महिलाओं के चेहरे ही याद रख पाता है। मैं एक मामूली पैसे वाले, मतलब ग्राहक। वैसे भी आपने शायद यहाँ एक पैसा भी खर्च नहीं किया होगा। वांग फुगुई ने शर्माते हुए हल्की सी हंसी हंसी। मैंने पहले कभी आपके यहाँ इलाज नहीं कराया, लेकिन मिस जी ने कई बार मेरी बीमारी का इलाज किया है। कोट धिक्कार है, मुझे पता था कि हाल ही में मेरे धंधे में आई गिरावट अजीब है। दिव्य चिकित्सक जी ने गुस्से से बीच में कहा, पता चला कि वह दुष्ट लड़की तुम सबका मुफ्त इलाज कर रही थी। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। लानत है उस लड़की की। ये शब्द सुनकर जुआन हैरान रह गया। अपनी बेटी को इस तरह संबोधित करना, क्या वे सचमुच खून के रिश्तेदार हैं? हम मिस जी को ढूंढने आए हैं, आपको नहीं। दिव्य चिकित्सक जी की तीखी निगाहों के नीचे वांग फुगुई के शब्द दबे स्वर में लुप्त हो गए। वह यहाँ नहीं है। मैंने उसे शहर से बाहर दवाइयाँ लाने भेजा है ताकि वह मेरे काम में दखल न दे। दिव्य चिकित्सक जी ने कुर्सी खींची और आलस से उस पर बैठ गए। जिनका इलाज होना है वे या तो परामर्श शुल्क के रूप में 100 चांदी के सिक्के दे या मेरा काम पूरा करें। अगर आप निदान करवाने नहीं आए हैं तो अभी मेरी नजरों से दूर हो जाए। अगर नहीं तो मेरे गुस्से के लिए मुझे दोष मत देना। अपनी देवी के अनुपस्थित होने की खबर सुनते ही वहां जमा भीड़ पलक झपकते ही तितर बितर हो गई। उनका जाना सुनियोजित लग रहा था। ये निश्चित रूप से पहली बार नहीं था जब उन्हें इस तरह से विदा किया गया था। कुछ लोग जिन्हें परामर्श की सख्त जरूरत थी वहीं रुक गए और विनम्रतापूर्वक विनती करने लगे, हे दिव्य चिकित्सक जी, हम 100 चांदी के सिक्के भी नहीं दे सकते। कृपया स्वामी जी, हम पर कृपा कीजिए और दया कीजिए। दिव्य चिकित्सक जी ने अपने हाथ में पकड़े हुए मदिरा पात्र से एक घूंट लिया।
उनमें से किसी की भी आंखों में देखे बिना उन्होंने कहा, मैं जी डेंग 2 सैकड़ों बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं वह मेरी क्षमता से परे है। वहां रुके लोगों में से एक तुरंत घबरा गया। मैंने अभी तक आपको अपने लक्षण भी नहीं बताए हैं, तो आपको कैसे पता कि मेरा इलाज नहीं हो सकता? दिव्य चिकित्सक जी ने अंततः उस व्यक्ति की घबराई हुई निगाहों से नजरें मिलाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं वह गरीबी है। मैं ऐसी बीमारी का इलाज कैसे कर सकता हूँ? आप में एक चिकित्सक के कोई गुण नहीं है। आप स्वयं को दिव्य चिकित्सक कैसे कह सकते हैं? आहत स्वाभिमान से भरे उस व्यक्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह मुड़कर वहां से चला गया। दिव्य चिकित्सक जी अविचलित होकर अपनी कुर्सी पर आलस्य से बैठे रहे और गुनगुनाते रहे। उन्होंने अपने ऊपर फेंके गए अपमानों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी एक बदसूरत चेहरे वाला आदमी आगे बढ़ा और चुपके से रंगीन चित्रों से भरी एक चित्र पुस्तिका दिव्य चिकित्सक जी के हाथों में थमा दी। दिव्य चिकित्सक जी, मुझे ये अभी हाल ही में मिली है। ये स्वर्ग पृथ्वी पर का नवीनतम संस्करण है। दिव्य चिकित्सक जी एकदम से उठ बैठे। उन्होंने चित्र पुस्तिका छीन ली और उसे उत्सुकता से पलटने लगे। पास ही खड़ी जुआन प्रत्येक पृष्ठ पर सजी कम वस्त्रों में लिपटी महिलाओं को मुश्किल से देख पा रही थी। ये तो बुरा नहीं है। दिव्य चिकित्सक जी ने किताब को अपने कपड़ों में ठूंसते हुए दूसरे व्यक्ति के कंधे पर थपथपाते हुए सहमति जताई। आप अंदर जा सकते हैं, मैं आपका इलाज बाद में करूंगा। ये भी काम करता है। जुआन अवाक रह गया। मेरे पास पिंप ऑफ द यंग मेडेन्स, XX रिकॉर्ड्स ऑफ यूथ और मॉर्फिंग इनटू अ ड्रैगन इन द फेस ऑफ स्टॉर्म भी हैं। क्या आप इन्हें लेना चाहेंगे? अफसोस की बात है कि मैं चित्र नहीं बना सकता, वरना मैं इनमें से एक बनाकर उसे दे देता। उसे अंदर आने की इजाजत कैसे मिल गई? जो लोग इस बहस के प्रत्यक्षदर्शी नहीं थे, उन्होंने आक्रोश से चिल्लाकर कहा। दिव्य चिकित्सक ने कठोर स्वर में कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम भी इसमें शामिल होना चाहते हो? जरूर, परामर्श शुल्क चुकाओ या मेरा काम पूरा करो। लेकिन आपका काम तो हद से ज्यादा मुश्किल है। आप तो हमारे लिए ही मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। किसी ने शिकायत की। तभी जुआन की नजर दरवाजे पर लगे एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर आज का कार्य लिखा था। उस पर लिखा था, ये दिव्य चिकित्सक एक की शुद्धि की गोली बनाने जा रहा है। मुझे अपनी दवा के लिए 10 एस्ट्रिप वुल्फ गौबाव चाहिए। जुआन ने पहले भी गौबाव के बारे में सुना था। ये पत्थर जैसी वस्तुएं होती हैं जो कुत्ते के पेट के अंदर बढ़ती हैं। आकार में गोलाकार या अंडाकार होती हैं और राख जैसे सफेद या भूरे काले रंग की होती हैं। ये रक्त प्रवाह को सुचारू बनाने, रुकावटों को दूर करने और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में कारगर होती हैं। लेकिन आखिर ये एस्ट्रिप वुल्फ क्या था? क्या ये साधना की दुनिया में किसी प्रकार का उत्परिवर्तित भेड़िया था? आसपास के लोगों की शिकायतें सुनकर दिव्य चिकित्सक जी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? अगर काम कठिन नहीं है तो मैं उन्हें क्यों दूं? भीड़ का धैर्य टूट गया और वे एक दूसरे के ऊपर बोलने लगे। लेकिन हर एस्ट्रिप वुल्फ कम से कम दूसरे स्थान पर होता है और झुंड का नेता तीसरे स्थान पर भी हो सकता है। वे हमेशा झुंड में इकट्ठा होते हैं, जिनमें दर्जनों से लेकर 100 से अधिक भेड़िए होते हैं। एक आम इंसान उनके सामने टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। गौबाव बेहद दुर्लभ होते हैं। 10 एस्ट्रिप भेड़ियों में से एक भी गौबाव मिल जाए तो आप खुद को भाग्यशाली समझेंगे। अल्पविराम, चुप रहो, तुम सब बहुत शोर मचा रहे हो। दिव्य चिकित्सक जी ने भीड़ को घूरते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रिप वुल्फ शक्तिशाली हैं, तुम सब बहुत कमजोर हो। अगर तुम में से कोई भी चौथे रैंक तक पहुंच जाए तो क्या तुम इस कार्य को मिनटों में आसानी से पूरा नहीं कर पाओगे? भीड़ में से कुछ लोगों की कनपटी की नसें तन गईं और वे चिल्लाने लगे, चौथे दर्जे तक पहुंचने वाला कोई भी साधक नगर स्वामी बनने के योग्य है। भला हम ऐसे लोगों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जुआन चुपचाप देखता रहा। भीड़ के गुस्से भरे बयानों से उसे समझ आया कि अधिकांश साधक द्वितीय श्रेणी के थे और तृतीय श्रेणी के तो नामात्र के ही थे। इस मानक को आधार मानकर क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में उतना कमजोर नहीं था? बकवास बंद करो, अगर चाहो तो काम करो, वरना दफा हो जाओ। मैं तुम में से किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा। दिव्य चिकित्सक जी का सब्र टूट गया। मेरे दरवाजे पर खड़े होकर मेरे काम में बाधा मत डालो। जाओ जाओ जाओ। जुआन ने चेन शॉपिंग की बांह खींचते हुए पूछा, यह आदमी कितना घमंडी है? क्या इसे मार खाने का डर नहीं है? चेन शॉपिंग ये शब्द सुनकर चौंक गया। उसने झट से उंगली उठाकर जुआन को चुप कराया और उसे एक सुनसान गली में खींच ले गया। दिव्य चिकित्सक जी के पास असीम शक्ति है। कई अधीर लड़कों ने पहले भी उनसे जबरदस्ती इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका क्या अंजाम हुआ? उन्हें बाहर निकाल दिया गया। जुआन ने पूछा। जुआन उसके चेहरे के भाव से समझ गया कि चेन शॉपिंग उसकी कल्पनाशीलता की कमी से प्रभावित नहीं हुआ था। वे सब अभी अपनी कब्रों के नीचे लेटे हुए हैं। क्या वह इतना क्रूर है? जुआन ने हैरानी से अपने जबड़े पर हाथ फेरा। क्या मजिस्ट्रेट इस मामले में दखल नहीं देंगे? चेन शॉपिंग ने समझाया, दिव्य चिकित्सक जी को यूं ही दिव्य चिकित्सक नहीं कहा जाता। आपको पता नहीं कितने विशेषज्ञ वर्षों से उनके ऋणी हैं। यहाँ तक कि नगर प्रमुख को भी उनके सामने सम्मान दिखाना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन युवकों ने पहले उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, इसलिए मामले उनके पक्ष में तय हुए। जुआन दृढ़ निश्चयी थी। क्या वाकई इस कार्य को पूरा करने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल, चेन शॉपिंग ने सहज भाव से जवाब दिया। कमजोर लोग इस काम को पूरा नहीं कर सकते और जो लोग मजबूत हैं वे अपना समय बर्बाद करने के बजाय परामर्श शुल्क देकर काम चला सकते हैं। वह अपनी फीस को लेकर शिकायत करने वालों की संख्या से तंग आ गया था, इसलिए उसने उनकी बोलती बंद करने के लिए ये असंभव काम दिए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। जुआन ने सिर हिलाया। उस जी नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसे काम तय किए थे जो आम लोगों के लिए पूरे करना नामुमकिन था। एक पल रुको। जुआन के मन में अचानक एक विचार कौंधा और उसने चेन शॉपिंग को घूरकर देखा। इस बदमाश को पता था कि यह काम नामुमकिन है, फिर भी मुझे यहाँ लाने से पहले उसने मुझे जरा भी आगाह नहीं किया। जरूर वह मिस्ट्री से मिलने के लिए ऐसा कर रहा होगा। चेन शॉपिंग से बात करते हुए जुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें पहले चू एस्टेट लौट जाना चाहिए। मैं अकेले ही घूम लूंगा। उसकी खुशी दांव पर लगी थी, इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किल हो उसे कोशिश करनी ही थी। वैसे भी उसके पास जहरीला कांटा और जहर की बोतल थी। अगर वह सावधानी बरते तो शायद वह काम पूरा कर ले। जाहिर है उसे ये सुनिश्चित करना था कि वह चू कबीले का ध्यान आकर्षित किए बिना ये काम करे। चू कबीला उसे तुच्छ समझता था और उसके दुश्मन छुपकर उसकी जान लेने पर तुले हुए थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि उसने अपनी साधना को द्वितीय श्रेणी तक पहुंचा दिया है तो उनका अगला प्रयास और भी घातक होगा। छुपकर रहना ही जीवित रहने की कुंजी है। चेन शॉपिंग आश्चर्यचकित रह गया। युवा स्वामी, आप इस कार्य को करने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं?
जुआन को आश्चर्य हुआ कि क्या उसके कार्यों से उसके इरादे जाहिर हो गए थे, लेकिन चेन शॉपिंग ने बहाना बनाने से पहले ही अपनी बात जारी रखी। युवा स्वामी, क्या आप जानते हैं कि उन भेड़ियों को असुरभ भेड़िए क्यों कहा जाता है? अध्याय 15, बेर के फूल 12। उनके उग्र स्वभाव के कारण, जुआन ने अनुमान लगाया। चेन शॉपिंग ने उसे सुधारते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नितंबों पर वार करने में माहिर हैं। एक बार जब वे अपने नुकीले टेढ़े मेढ़े दांत आपके पिछले हिस्से में गाड़ देते हैं तो उन्हें हटाना नामुमकिन हो जाता है। वे सब कुछ खींचकर बाहर निकाल देंगे और देखते ही देखते आपकी आंतें और अंग जमीन पर बिखरे पड़े होंगे। अरे, जो चाहो कहो, लेकिन मेरे आसपास घूमना और इधर उधर उंगलियां चुभना बंद करो। जुआन ने चिड़चिड़ाते हुए अपने हाथों से अपनी पीठ ढक ली। उसने चेन शॉपिंग को एक लात मारने की इच्छा को दबा लिया। चेन शॉपिंग ने हंसते हुए जवाब दिया, यह विनम्र सेवक तो बस स्वामी जी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ये भेड़िए आपकी जान निकाल देंगे, इसीलिए इन्हें असुरभ वुल्व्स कहते हैं। इतना ही नहीं, ये बेहद आक्रामक जीव हैं जो बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं। शक्तिशाली साधक भी इनसे उलझने से बचते हैं और संभव हो तो इनसे बचकर निकलना पसंद करते हैं। जुआन को अपने पिछले हिस्से में सिहरन सी महसूस हुई। उसने जोर से गला साफ किया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन घिनौनी चीजों में शामिल होऊंगा? चेन शॉपिंग ने एक पल के लिए जुआन को संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन जैसे ही उसे युवा स्वामी के बारे में फैली अफवाहें याद आई, उसका तनाव कम हो गया। ऐसा करना आपके लिए असंभव सा लगता है। जुआन ने चेन शॉपिंग की आंखों में उपहास पड़ा, लेकिन फिलहाल इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। पहले जागीर वापस जाओ, याद रखना, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ आई हूँ। मिस जी के चले जाने पर चेन शॉपिंग को रुकने का कोई कारण नहीं दिखा। उसने कहा, मैं तो सीधे जागीर पर जाकर देखूंगा कि सिस्टर स्नो वापस आए हैं या नहीं। इसलिए उसने सीना ठोकते हुए कहा, चिंता मत करो छोटे मालिक। क्या आप मेरा नाम भूल गए हैं? मेरा मुंह बोतल के ढक्कन की तरह बंद है। जुआन ने चेन शॉपिंग को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे लगा कि यह व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है। चेन शॉपिंग के जाने के बाद जुआन ने अपने चेहरे को एक ढीले कपड़े से ढक लिया और भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ा। हाल ही में मिली ताकत की वजह से उसके लिए दूसरों को धक्का देकर आगे बढ़ना बहुत आसान हो गया था। उसने कुर्सी पर झुके हुए मैंने कुचले अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और पूछा, क्या आप सचमुच सभी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं? उन्हें पहले इसकी पुष्टि करनी थी। अगर उन्होंने ये काम पूरा कर लिया और बाद में पता चला कि उनकी बीमारी का इलाज संभव नहीं है, तो ये समय और मेहनत की भारी बर्बादी होगी। गरीबी के कष्ट के अलावा इस संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका मैं इलाज न कर सकूं। दिव्य चिकित्सक जी ने अपनी कुर्सी को आराम से झुलाते हुए कहा, उनकी आंखें अभी भी बंद थीं। अगर मैं काम पूरा करने में कामयाब हो जाऊं, लेकिन आप मेरी बीमारी का इलाज न कर पाए तो क्या होगा? जुआन अपनी चिंता से उबर नहीं पा रहा था। दिव्य चिकित्सक जी ने अपनी आंखें खोली और उसे सिर से पैर तक देखा। उनकी नजर अंततः जुआन की जांघों पर पड़ी और उन्होंने कहा, क्या ये तुम्हारी जांघों में मामूली दर्द नहीं है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई लाइलाज बीमारी हो। जुआन का दिल खुशी से भर उठा। अगर दिव्य चिकित्सक जी एक ही नजर में उसकी बीमारी की जड़ पहचान सकते हैं, तो उसके ठीक होने की पूरी संभावना थी। आसपास खड़े कुछ लोगों की विचित्र निगाहें देखकर उसकी खुशी फीकी पड़ गई। ये सुनकर कि उसे वहां कोई परेशानी है, ऐसा लगा कि ज्यादातर लोग या तो उस पर तरस खा रहे थे या फिर उससे नफरत कर रहे थे। अरे बाप रे, इतनी कम उम्र में नपुंसक! लगता है आजकल के युवा कमजोर होते जा रहे हैं। आपको उनसे सबक लेना चाहिए। यदि आप युवावस्था में कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, तो बुढ़ापे में आपको केवल निराशा ही मिलेगी। अरे, क्या ये यौन संचारित रोग हो सकता है? हे भगवान, क्या उसके इतने करीब खड़े रहने से मुझे संक्रमण हो जाएगा? जुआन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिरी टिप्पणी किसने की थी, लेकिन पलक झपकते ही भीड़ ने उसे रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गई। उसे अचानक इंटरनेट पर अपने पिछले जीवन में देखा गया एक सवाल याद आया। अगर कोई नहाते समय शौचालय में घुसकर तस्वीरें खींचने लगे, तो आपको सबसे पहले अपने शरीर के किस हिस्से को ढकना चाहिए? जाहिर है, जवाब था चेहरा। जुआन को इस बात की खुशी थी कि उसने पहले ही अपना चेहरा ढक लिया था, वरना वह बुरी तरह शर्मिंदा हो जाता। उसने मन ही मन दिव्य चिकित्सक जी को कोसा। क्या उन्होंने पहले कभी किसी मरीज की गोपनीयता के बारे में नहीं सुना था? इतनी निजी बात को जोर से चिल्लाने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उसने खुद को संभाला। अच्छा, तो मैं ये काम स्वीकार करता हूँ। मुझे असुरभ वुल्व्स कहाँ मिल सकते हैं? चूंकि कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता था, इसलिए वह इस अवसर का लाभ उठाकर कुछ उपयोगी जानकारी जुटाने की कोशिश करेगा। दिव्य चिकित्सक जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर सिर हिलाया। तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारी बुरी तरह पिटाई होने वाली है। ये तुम्हारा काम नहीं है। अगर मुझे इस काम पर भरोसा नहीं होता तो मैं इसे स्वीकार ही नहीं करता, जुआन ने जवाब दिया। वह बस एक नजर डालने जा रहा था। अगर यह सचमुच नामुमकिन होता, तो वह पीछे हट सकता था और इसके बजाय पिम्प एंड द यंग मेडेन्स लिखने की कोशिश कर सकता था। अगर तुम मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शहर के ठीक बाहर एक भेड़िया घाटी है, जाओ और खुद ढूंढ लो। दिव्य चिकित्सक जी ने उसकी ओर आंखें घुमाई और फिर से सोने चले गए। जुआन ने सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने लगा, भीड़ में से एक आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की। बेटा, मत जाओ, तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बगल में खड़ा एक और आदमी उपहास उड़ाते हुए बोला, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। एक पुरुष होने के नाते अगर नीचे कुछ हो गया है तो जीने का क्या मतलब है? अल्पविराम। जुआन जानता था कि अगर वह थोड़ी देर और रुका तो कीबोर्ड उसे व्यक्तिगत रूप से क्रोधंक वसूलना शुरू कर देगा। वह गुस्से से गुर्राते हुए वहां से चला गया। कुछ ही कदम चलने के बाद एक चीनी मिट्टी की बोतल उसके हाथों में आ गिरी। अरे, क्या हो रहा है? उसके हाथों में अचानक प्रकट हुई उस वस्तु को देखकर वह अभी भी अचंभित था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, ठीक होने की दवा, ये तुम्हारी जान बचा सकती है। वुल्फ वैली बहुत खतरनाक है, इसलिए अगर हालात ठीक न हो तो भाग जाना। जुआन ने तुरंत दिव्य चिकित्सक जी की आवाज पहचान ली। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दिव्य चिकित्सक जी अभी भी अपनी झूला कुर्सी पर शांति से बैठे थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके आसपास के लोगों ने उनकी बातें नहीं सुनी, क्योंकि वे उनसे मदद की गुहार लगाते रहे। जुआन का दिल खुशी से भर उठा। अपनी तीखी जबान के बावजूद दिव्य चिकित्सक जी भीतर से बहुत कोमल थे। जैसा कि उम्मीद थी, दुनिया में भला ऐसा कोई चिकित्सक कैसे हो सकता है जिसे मानव जीवन की परवाह न हो। जुआन को दिव्य चिकित्सक जी की ठंडी मुस्कान का जरा भी आभास नहीं हो सकता था। तुमने मेरी बेटी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है ना? ये लो दवा की एक बोतल, जो तुम्हें झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाएगी और तुम्हें भेड़िया घाटी में और गहराई तक जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।
हे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम मर जाओगे। ऐसा प्रतीत होता था कि जुआन की शरारतें दिव्य चिकित्सक जी की पैनी नजर और कानों से नहीं बच पाई थी। इन सब बातों से बेखबर जुआन शहर से बाहर निकलने के अपने सुखद सफर पर आगे बढ़ता रहा। चू चुयान की गाड़ी में बंद रहने के कारण उसने पहले शहर को ठीक से नहीं देखा था। ये पहली बार था जब वह इस बिल्कुल नई दुनिया को सचमुच देख पा रहा था। सड़कें और इमारतें उसी तरह से बनी हुई थी जैसे कि वह ऐतिहासिक नाटकों में देखता था जिनसे वह परिचित था। हालांकि स्थानीय लोगों के कपड़े अलग तरह के थे। प्राचीन चीन में वस्त्र रूढ़िवादी थे, जिसमें महिलाएं यथासंभव शरीर को ढक कर रखती थी। इसके विपरीत जुआन ने शहर में पहले ही कई महिलाओं को खुले स्कर्ट पहने हुए अपनी चिकनी गोरी जांघों का प्रदर्शन करते हुए देखा था। ऐसा प्रतीत होता था कि इस दुनिया की महिलाएं अपने आकर्षक शरीर का प्रदर्शन करने में बिल्कुल भी शर्माती नहीं थी और उनके आसपास के पुरुष भी इससे पूरी तरह अभ्यस्त प्रतीत होते थे। एक पल के लिए जुआन को ऐसा लगा मानो वह अपने युग में लौट आया हो, जहां सड़कें आकर्षक पुरुषों और सुंदर महिलाओं से भरी हुई थी, जो तरह तरह के परिधानों में सजी हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन सभी परिधानों में एक विशिष्ट पुराने जमाने की प्राच्य शैली झलक रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि खेती की यह दुनिया प्राचीन चीन की तुलना में कहीं अधिक उदार थी। अपने शुरुआती आश्चर्य के बावजूद जुआन जल्दी ही अपने परिवेश के अभ्यस्त हो गया। उसकी आधुनिक दुनिया में भी बहुत सी महिलाएं थीं जो हानफू पहनकर सड़कों पर निकलती थीं। उस औरत के सिर पर कानों का एक अतिरिक्त जोड़ा क्यों है? और उसके कूल्हों के पीछे वो हिलती हुई चीज क्या है? कितना डरावना! जुआन चौंक गया, लेकिन उसे तुरंत चेन शॉपिंग द्वारा पहले बताई गई दुनिया का इतिहास याद आ गया। 1000 साल पहले सम्राट ने विदेशी कबीलों के खिलाफ युद्ध में मानवता का नेतृत्व किया और अंततः उन्हें दुनिया की सीमाओं तक खदेड़ दिया। 1000 वर्षों के युद्ध के कारण विभिन्न गुट आपस में घुल मिल गए और धीरे धीरे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व विकसित हुआ। कई विदेशी जनजातियों ने मानव क्षेत्रों में बसना चुना और मनुष्यों ने आमतौर पर उन्हें स्वीकार कर लिया। जुआन ने और करीब से देखना शुरू किया और पाया कि स्थानीय आबादी में इन विदेशी जनजातियों के लोगों की संख्या अभी भी बहुत कम थी। ये लगभग वैसा ही था जैसे पिछले जन्म में किसी विदेशी को उसके वतन में देखना। यहाँ अभी भी मानव जाति ही प्रमुख थी। अफसोस की बात है कि मुझे जानवरों जैसे दिखने वाले इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिल्ली जैसी दिखने वाली औरतें और भेड़िया जैसी दिखने वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं करती, हालांकि मुझे कुछ चालाक लोमड़ियों में दिलचस्पी हो सकती है। जुआन के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कोई परियां हैं। मुझे परियां बहुत पसंद हैं। जल परियां भी अच्छी रहेंगी, हालांकि मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि इस दुनिया की जल परियों के पैर है या पूंछ। अरे, क्या यहाँ भी ड्रैगन हो सकते हैं? ड्रैगन लड़कियां मुझे बहुत आकर्षित करती हैं, लेकिन ड्रैगनों के विशाल आकार को देखते हुए क्या मैं उनके नीचे दबकर मर जाऊंगा? अल्पविराम। अपने शरीर की वर्तमान स्थिति को याद करते हुए जुआन का उत्साहित चेहरा निराशा में बदल गया। मैं तो अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, तो इन सब बातों के बारे में कल्पना करने का क्या फायदा? जुआन को अचानक अपने कंधे पर एक थपकी महसूस हुई। पीछे से एक आवाज आई, भाई जू, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने पीछे मुड़कर देखा तो काले कपड़े पहने एक आदमी मुस्कुराता हुआ उसकी ओर देख रहा था। बोलते समय उसके जबड़े के निचले हिस्से पर मौजूद काला तिल जोर से हिल रहा था। उसकी गर्दन पर एक आकर्षक टैटू बना हुआ था जो 12 शब्द की कलात्मक आकृति जैसा लग रहा था। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि इस शरीर का पिछला स्वामी निरक्षर नहीं था, अन्यथा पुनर्जन्म के बाद इस दुनिया में जीवित रहना उसके लिए बहुत कष्टदायी होता। फिर भी उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। उसके पास आने वाले व्यक्ति का चेहरा किसी आम बदमाश जैसा था। आखिर मैं इतना बदनसीब क्यों हूँ? जब भी मैं बाहर निकलता हूँ कोई न कोई समस्या आ ही जाती है। जैसे जैसे सन्नाटा गहराता गया, नए आए व्यक्ति की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत उसे मुस्कान से छुपा लिया। क्या हुआ? क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे? मैं प्लम ब्लॉसम 12 हूँ। हमने साथ में शराब पी थी और पासा खेला था। प्लम ब्लॉसम, क्या दुनिया में इससे भी अजीब उपनाम हो सकता है? जुआन खुद को रोक नहीं पाई। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी एक छोटी बहन हो जिसका नाम प्लम ब्लॉसम 13 हो? बहन? कुछ पल सन्नाटा छा गया, फिर प्लम ब्लॉसम 12 खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर मेरे 13वें भाई को ये पता चल जाए तो वो तुम्हें खूब पीटेंगे। अरे, क्या सच में प्लम ब्लॉसम 13 भी है? उम्मीद से दिल तेजी से धड़क रहा था। जुआन ने पूछा, तो क्या आप वू लियू के नाम के किसी हेयर स्टाइलिस्ट को जानते हैं? टू वू लियू की हेयर स्टाइलिस्ट? आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने तो उसका नाम कभी नहीं सुना। प्लम ब्लॉसम 12 के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। क्यों? क्या आप उसे जानती हैं? जुआन ने सिर हिलाया। मैं उसे नहीं जानता। इससे प्लम ब्लॉसम 12 अवाक रह गई। अगर आप खुद वू लियू की को नहीं जानते तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मैं उसे जानती हूँ? आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 10 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन ने हैरानी से पलकें झपकाईं। तुम इतनी जल्दी गुस्सा हो जाते हो? लगता है तुम बहुत संकीर्ण सोच वाले हो। लगता है तुम काफी तंदुरुस्त हो गए हो। प्लम ब्लॉसम 12 ने जुआन का कंधा पकड़कर दबाया। तुम बड़े ही गंदे हो। जुआन ने मन ही मन सोचा और प्लम ब्लॉसम 12 की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। शायद ड्यूक की जागीर का स्वादिष्ट खाना ही इसका कारण है। उसने जानबूझकर चू कबीले का नाम लिया, इस उम्मीद में कि प्लम ब्लॉसम 12 पीछे हट जाएगा। उसे इस समय कुछ जरूरी काम था और वह कोई झंझट नहीं चाहता था। तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुमने चाहे जो भी खाया हो, सिर्फ 2 दिनों में इतनी तेजी से बढ़ना नामुमकिन है, प्लम ब्लॉसम 12 ने सोचा। हालांकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जुआन रातों रात एक साधक बन सकता है। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे, मैं शहर से बाहर एक छोटी सी यात्रा करने की सोच रही हूँ, जुआन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। प्लम ब्लॉसम 12 की आंखें चमक उठी। क्या संयोग है, मैं भी शहर छोड़कर जा रही हूँ, दोस्त। जुआन ने प्लम ब्लॉसम 12 को एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा और पूछा, क्या ऐसा है? क्या मैं जान सकती हूँ कि ब्रदर 12 कहाँ जा रहे हैं? प्लम ब्लॉसम 12 की आंखें एक पल के लिए नम हो गईं और उसने पलटकर पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वुल्फ वैली जा रही हूँ, जुआन ने स्पष्टवादिता से उत्तर दिया। क्या संयोग है, मैं भी वहीं जा रही हूँ, प्लम ब्लॉसम 12 ने खुशी से जवाब दिया। यह आदमी हमेशा की तरह मूर्ख है, इसे समझदारी का जरा भी ज्ञान नहीं है। एक पल रुके, यह आदमी वुल्फ वैली की ओर क्यों जा रहा है? छोड़ो भी, उसे वहां जाने की वजह से क्या फर्क पड़ता है? वुल्फ वैली उसे ठिकाने लगाने और उसका सामान चुराने के लिए बढ़िया जगह है। मैं उसे भेड़ियों के झुंड में फेंक दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चू कबीला कभी भी इसका पता नहीं लगा पाएगा कि मैंने ये सब किया है।
वह अपने मिशन में पहले ही एक बार असफल हो चुका था और अपने संप्रदाय के गुरु द्वारा उसे कड़ी सजा दी गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका शिकार बिजली गिरने के बाद भी जीवित बच जाएगा। इस बार तुम मेरी पकड़ से नहीं बच पाओगे। एक, हानफू चीन में हान लोगों द्वारा पहने जाने वाले ऐतिहासिक परिधानों की शैली को संदर्भित करने वाला शब्द है। 2, प्लम ब्लॉसम 13 और वुलियू की एनिमेटेड सीरीज सीजर 7 के पात्र हैं। अध्याय 16, गहरे भाईचारे के संबंध। जुआन मन ही मन मुस्कुराया। अगर 12वें भाई रास्ते में मेरा ख्याल रखें तो कितना अच्छा होगा। उसे पहले ही पता चल चुका था कि इस आदमी के इरादे बुरे हैं। उसके लिए ये पता लगाने का बिल्कुल सही मौका था कि उसकी जान लेने की इन कोशिशों के पीछे कौन है। वे दोनों एक साथ शहर छोड़कर चले गए। शहर के इस भ्रमण के दौरान ही जुआन को एहसास हुआ कि पुनर्जन्म के दिन वह कितना भाग्यशाली था। जिस झुग्गी बस्ती में वह जागा था वह मुख्य शहर के बाहरी इलाके में थी, जिसके आगे निर्जन वन क्षेत्र फैला हुआ था। सैनिक और साधक अभी भी उन बाहरी इलाकों में गश्त करते थे ताकि पास के छिपे हुए ड्रैगन पर्वत से आने वाले असंख्य जंगली जानवरों को रोका जा सके। ये जानवर संख्या में बहुत थे और कभी कभी पर्वत की तलहटी से गुजरने वाले यात्रियों पर हमला कर देते थे। झुग्गी बस्तियों के ठीक आगे पहरेदार चौकियां बनाई गई थी ताकि उनसे बचाव किया जा सके और आम लोगों को आगे भटकने से रोका जा सके। सौभाग्यवश जुआन के साथ प्लम ब्लॉसम 12 मौजूद थे। उन्होंने पहरेदारों को एक वस्तु दिखाई जो यात्रा दस्तावेज प्रतीत होती थी और जिससे उनकी साधना का भी पता चलता था। इससे संतुष्ट होकर पहरेदारों ने उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी। चौकी को पीछे छोड़ते हुए जुआन ने प्लम ब्लॉसम 12 को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। भाई, आपकी वर्तमान साधना का स्तर क्या है? वे सैनिक तो आपको बहुत सम्मान देते हुए प्रतीत हुए। वह ये जानना चाहता था कि वह किससे मुकाबला कर रहा है ताकि वह पहले से ही जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर सके। अच्छी बात यह थी कि प्लम ब्लॉसम 12 अभी भी जुआन की नई शक्तियों से अनजान था। प्लम ब्लॉसम 12 जाहिर तौर पर खुश हुई। यह अभी भी ठीक ठाक ही है। मैं अभी दूसरे रैंक के तीसरे पायदान पर ही हूँ। लगता है वो भी उतना शक्तिशाली नहीं है। जुआन ने सोचा, ये तो मेरे एक दिन की साधना के बराबर है। प्लम ब्लॉसम 12 उत्सुकता से जुआन द्वारा और अधिक प्रशंसा पाने की प्रतीक्षा कर रहा था, मानो उसे अपनी बड़ाई करने का एक और मौका मिल जाए। लेकिन जुआन चुप रहा और कहीं देखता रहा। प्लम ब्लॉसम 12 ने उसकी चुप्पी का कारण ज्ञान की कमी समझा। आखिर जुआन एक निकम्मा और बेकार व्यक्ति था जिसे साधना स्तरों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे ये कैसे पता चलेगा कि द्वितीय श्रेणी के तीसरे चरण तक पहुंचना कितना कठिन होता है। जुआन ने अपने सवाल जारी रखे। वाह, तुम अपने भाइयों में सबसे ताकतवर होगे, है ना? उसे याद आया कि कई वेब उपन्यासों के नायकों को दुश्मन को हराने के बाद उसके दोस्तों, परिवार, कबीले और अन्य बेतुके संबंधों से निपटना पड़ता था। इससे पता चलता है कि कार्रवाई करने से पहले जानकारी जुटाना कितना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जितने ही बलवान कई लोग हैं और सबसे बलवान तो वास्तव में मेरा 13वां भाई है। वह तो पहले ही तीसरे रैंक पर पहुंच चुका है, प्लम ब्लॉसम 12 ने गर्व से कहा। पिछले कुछ वर्षों में उसके 13 भाइयों ने काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। अगर आप सभी इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या आपके संप्रदाय के गुरु वाकई एक असाधारण व्यक्ति नहीं होंगे? जुआन ने स्वाभाविक रूप से आगे पूछा। बेशक, हमारे संप्रदाय के गुरु तो पहले से ही। प्लम ब्लॉसम 12 को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है और उन्होंने तुरंत अपने शब्द बदल दिए। छोड़ो इसे, तुम्हें साधना के बारे में वैसे भी कुछ नहीं पता, तुम्हें ये सब बताने का क्या फायदा? जुआन को इस बात का अफसोस था कि प्लम ब्लॉसम 12 ने उसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया, लेकिन कम से कम वह कुछ उपयोगी जानकारी जुटाने में कामयाब रहा था। चौकी से निकलने के कुछ ही क्षण बाद उन्होंने किसी को अपनी ओर आते देखा। प्लम ब्लॉसम 12 को देखते ही उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत अपने चेहरे को धूप से बचाने के लिए अपनी बांस की टोपी नीचे खींच ली, मुड़ा और तेजी से चला गया। प्लम ब्लॉसम 12 की आंखों में पहचान की एक झलक दिखी। वह कुछ बड़े बड़े कदमों में उसके पास पहुंच गया और पुकारते हुए बोला, भाई 10, आपको इतनी जल्दी किस बात की है? भाई 10 ने भागने का प्रयास छोड़ दिया और उनकी ओर मुड़ गया। उसने अपने हाथ में तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की और पूछा, प्लम ब्लॉसम 12, क्या तुम मुझे पकड़ने आए हो? प्लम ब्लॉसम 12 ने मासूमियत से हाथ ऊपर उठाए। भाई 10, दूसरों पर शक करना एक बात है, लेकिन मुझ पर भी शक क्यों कर रहे हो? क्या तुम वो दिन भूल गए जब हमने एजो ड्रैगन सेट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अगर तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे वहां से न निकाला होता तो मैं आज मर चुका होता। तुम्हें अब भी वह बात याद है? ये शब्द सुनकर भाई 10 को स्पष्ट रूप से राहत मिली। मैं भला ऐसे निस्वार्थ कार्य को कैसे भूल सकती हूँ? खैर, ये तो हमारे संप्रदाय के गुरु और तुम्हारे बीच बस एक गलतफहमी है। जब तक तुम मामला सुलझा लेते हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर भागने की क्या जरूरत है? प्लम ब्लॉसम 12 ने पूछा। हम साथ में खूब समय बिताते थे, खाते पीते रातें गुजारते थे। तुम्हारे जाने के बाद से मुझे कोई दूसरा साथी नहीं मिला। भाई 10 की आंखें लाल हो गईं और हाथों की नसें उभर आईं। आपको उसकी ओर से बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिए जाने का अपमान मैं कैसे सहन कर सकता हूँ? मुझे बस इतना अफसोस है कि उस समय मैं उसे अपनी तलवार से मार नहीं पाया। तुम्हारे और संप्रदाय के गुरु के बीच की दुश्मनी पर टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे तुम पर बहुत दया आती है। प्लम ब्लॉसम 12 ने भाई 10 के कंधे पर सांत्वना देते हुए थपथपाया। लेकिन तुम्हारे जैसे सच्चे पुरुष को कभी महिलाओं की कमी नहीं होगी। तुम्हारी क्षमताओं को देखते हुए तुम आसानी से अपने लिए एक जगह बना सकते हो। हिम्मत मत हारो। भाई 10 की आंखों में कृतज्ञता की चमक थी। पिछले कुछ दिनों से हमारे भाई मुझे ढूंढ रहे हैं। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अब भी मेरी परवाह करते हैं। बिल्कुल, हम भाई हैं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर खतरों का सामना किया है। हमारा रिश्ता उनके रिश्ते से कैसे तुलना कर सकता है? प्लम ब्लॉसम 12 ने हंसते हुए जवाब दिया। भाई 10 अत्यंत भावुक हो गए। भाई, क्या मैं आपको कुछ सौंप सकता हूँ? प्लम ब्लॉसम 12 ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, बेझिझक अपने मन की बात कहो। जब तक तुम मुझसे मेरे संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने के लिए नहीं कहोगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बिल्कुल, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जिससे तुम मुश्किल में पड़ जाओ। भाई 10 ने अपनी समस्या बताई। बात यह है, मुझे जल्दी में भागना पड़ा और मैं अपने सालों की जमा की हुई 100 चांदी की तियाने वहीं छोड़ आया। क्या तुम संप्रदाय में जाकर मेरे लिए बुला सकते हो? मैं उसका आधा हिस्सा तुम्हारे साथ बांट लूंगा। भाई 10, आप तो बड़े दयालु हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं अपने उपकारी से भुगतान कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? चिंता मत कीजिए, मैं आपका पैसा वापस दिला दूंगा। प्लम ब्लॉसम 12 ने हाथ हिलाकर उन्हें आश्वस्त किया।
तुम सचमुच एक अच्छे भाई हो। भाई 10 प्रसन्न हुए। चिंता मत करो, इसे ढूंढ लाने के बाद इसका आधा हिस्सा तुम्हारा है। मेरे घर के पीछे वाले आंगन में जाओ, चांदी दीवार में छठी पंक्ति की 9वीं ईंट के पीछे छिपी है। ठीक है, मुझे समझ आ गया। प्लम ब्लॉसम 12 ने सिर हिलाया। दुर्भाग्यवश मैं इस समय थोड़ी व्यस्त हूँ, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं इस भाई के साथ वुल्फ वैली जा रही हूँ। भाई 10 ने भोली भाली सी दिखने वाली ज़ुआन पर एक नजर डाली और तुरंत समझ गया कि क्या चल रहा है। वह अच्छी तरह जानता था कि वुल्फ वैली कैसी जगह है, लाशों को ठिकाने लगाने के लिए एकदम सही जगह, और वे अक्सर उस जगह का इस्तेमाल गुप्त रूप से बड़े बड़े लोगों को खत्म करने के लिए करते थे। चिंता मत करो, मैं उसका काम तमाम करने में तुम्हारी मदद करूंगा। प्लम ब्लॉसम 12 ने मुट्ठी भींच ली। भाई 10, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। ज़ुआन की सांस गले में अटक गई जब भाई 10 तलवार हाथ में लिए उसकी ओर बढ़ा। मुझे तुम्हारे भाईचारे के लिए क्यों कष्ट सहना पड़ रहा है? वह अपनी साधना का खुलासा करने पर विचार ही कर रहा था कि तभी अचानक प्लम ब्लॉसम 12 ने आगे बढ़कर भाई 10 का चेहरा पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर खंजर चला दिया। ज़ुआन सदमे से जम गया। भाई 10 डर और अविश्वास से आंखें फाड़कर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा, उसके हाथ उसके क्षतिग्रस्त गले पर चले गए। उसने प्लम ब्लॉसम 12 की ओर उंगली उठाई और लड़खड़ाती हुई कर्कश आवाज में बोला, तुम। प्लम ब्लॉसम 12 ने लापरवाही से अपने खंजर से खून को रुमाल से पोंछा। मुझे न केवल हमारे संप्रदाय के गुरु से इनाम मिलेगा, बल्कि मैं तुम्हारा सारा पैसा भी खुद ले लूंगा। मुझे तुम्हारी मदद करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। भाई 10 जमीन पर गिर पड़े, उनकी उंगलियों से खून बह रहा था। उन्होंने आखिरी सांस ली और उनकी आंखों में आक्रोश साफ झलक रहा था। भाई 10 को मृत्यु में शांति नहीं मिली। कमजोर लोग ही गुस्से में आकर अपशब्द बोलते हैं। प्लम ब्लॉसम 12 ने अपनी कतार म्यान में रखी और ज़ुआन के पास जाकर उसे दिलासा दिया। भाई ज़ू, आपको डरने की जरूरत नहीं है। वह हमारे संप्रदाय का गद्दार है, एक ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु का पात्र है। ओह, ज़ुआन ने घबराकर निगल लिया। अचानक भाई ज़ू शब्द उसे बहुत अटपटा लगा। आखिरकार प्लम ब्लॉसम 12 ने जिसे आखिरी बार भाई कहकर पुकारा था, वह इस समय जमीन पर पड़ा था, सुअर की तरह कटा हुआ। आगे बढ़ते हुए उन पर घने बादल छाए रहे। ज़ुआन घबराया हुआ था, लेकिन हवा में एक ताजगी थी जिसने उसे शांत करने में मदद की। हवा मीठी और स्वच्छ थी। शायद ये हवा में व्याप्त शुद्ध ऊर्जा के कारण था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस दुनिया में इतने सारे लोग साधना करने में सक्षम थे। सीमा गश्ती दल की मौजूदगी से जंगली जानवर इस क्षेत्र से दूर रहने लगे और अपेक्षाकृत सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सके। बहुत कम जंगली जानवर हिडन ड्रैगन माउंटेन से इतनी दूर तक आने का साहस करते थे, और जो आते भी थे वे कमजोर होते थे। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे समझ आता है कि आप वुल्फ वैली क्यों जा रहे हैं। प्लम ब्लॉसम 12 ने जिज्ञासावश पूछा। आज दिव्य चिकित्सक जी का काम गौबाओ एक प्रकार का फल प्राप्त करना है। मैं वहाँ इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि शायद मुझे भी सफलता मिल जाए। ज़ुआन ने यथासंभव भोलेपन का परिचय देने का प्रयास किया। किस्मत अच्छी रही। प्लम ब्लॉसम 12 जोर से हंस पड़ा। वो खुद तो वुल्फ वैली के बाहरी इलाके में ही घूमने की हिम्मत करता था, लेकिन ये बंदा तो गौबाओ की तलाश में घाटी में घुसने का सपना देख रहा था। ज़ुआन ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं बस अपनी किस्मत आजमा रही हूँ। कौन जाने, शायद मुझे कहीं भेड़ियों के शव पड़े मिल जाएं। प्लम ब्लॉसम 12 ने ज़ुआन को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। ये लड़का तो पत्थर से भी ज्यादा बेवकूफ है। फिर भी उसने अपनी जबान बंद रखी। अगर ज़ुआन अब पीछे हट जाता तो उसकी योजना धरी की धरी रह जाती। तुम चूकुल के दामाद हो, क्या तुम उनसे परामर्श शुल्क नहीं दिलवा सकते? वह दिव्य चिकित्सक जी के क्लिनिक के नियमों से भी परिचित थे। ज़ुआन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई चूकुल में मुझ जैसे दामाद की क्या हैसियत हो सकती है? सब मुझे नीचा समझते हैं, तो भला कौन मुझे पैसे देगा? आखिरकार आप जैसे भाई ही मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। इतने लंबे समय से मिले नहीं हैं, फिर भी आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने को तैयार हैं। बेशक, अगर मैं अपने भाइयों के लिए खड़ा नहीं होऊंगा तो किसके लिए खड़ा होऊंगा? प्लम ब्लॉसम 12 इस बात से प्रभावित हुई कि इस नासमझ लड़के में थोड़ी समझदारी तो है। क्या चूकुल की प्रथम कुमारी सचमुच सुंदर है? उसके जैसे व्यक्ति को चू वंश की महान प्रथम महिला से मिलने का अवसर कभी नहीं मिल सकता था। वह उसके बारे में केवल अफवाहों से ही जानता था। वह स्वर्ग से उतरी किसी परी जैसी है, ज़ुआन ने ईमानदारी से जवाब दिया। उसकी पत्नी वाकई बेहद खूबसूरत थी। उसके साथ कैसा रहा? क्या तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम आसमान में तैर रही हो? प्लम ब्लॉसम 12 ने ज़ुआन को कामुक नजर से देखा। ज़ुआन ने मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसका लहजा बिल्कुल विपरीत था। वह सुंदर, कोमल और आकर्षक थी। अब तक का सबसे बेहतरीन अनुभव। प्लम ब्लॉसम 12 ने घबराकर ईर्ष्या से जवाब दिया, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 99 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। ज़ुआन बेहद खुश थी। ये प्लम ब्लॉसम 12 एक और मेढक था जो हंस के मांस के लिए ललचा रहा था। हवा का एक झोंका अपने साथ खून की गंध लेकर आया और दोनों ने अपने सामने जमीन पर बिखरे हुए कुछ हड्डियों के टुकड़े देखे। ये बताना मुश्किल था कि वे किस जानवर के थे। प्लम ब्लॉसम 12 मन ही मन मुस्कुराया और बोला, छिपे हुए ड्रैगन पर्वत से बाहर निकलने वाले वे जंगली जानवर कम से कम कुछ अवशेष तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन अगर तुम उन असरफ भेड़ियों के हाथों में पड़ गए तो जब तक वे तुम्हें खत्म करेंगे तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। वे वुल्फ वैली के ठीक ऊपर थे और आसपास कोई और नहीं था। प्लम ब्लॉसम 12 को अब ज़ुआन के पीछे हटने का डर नहीं था। तो ये है वुल्फ वैली। ज़ुआन ने अपने सामने ढलानदार जमीन देखी जो किसी घाटी जैसी लग रही थी। डर का नाटक करते हुए उसने प्लम ब्लॉसम 12 का हाथ पकड़ा और बोला, बड़े भाई आपको मेरी रक्षा करनी होगी। आप एक शक्तिशाली साधक हैं, है ना? हाँ, ये हमारे ठीक सामने है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा करूंगा। प्लम ब्लॉसम 12 ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। ज़ुआन, क्या तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। मुझे कभी नहीं पता था कि कोई इतना भोला भी हो सकता है। उस बिजली के झटके से बचने के बाद भी तुम जरा भी समझदार नहीं हुए। देखो, तुम सीधे मेरे जाल में फंस गए। ज़ुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। बड़े भाई, आप क्या कह रहे हैं? उसका इरादा प्लम ब्लॉसम 12 को अचानक घेरकर उस पर हमला करने का था, लेकिन प्लम ब्लॉसम 12 की बातें सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया। उसे इस मामले के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करनी थी। बहरहाल, वह दोनों में थोड़ा सा ही अधिक शक्तिशाली था और उसके पास पॉइजनस प्रिक और पॉइजन बॉटल जैसे तुरुप के पत्ते थे। उसे प्लम ब्लॉसम 12 के खिलाफ अपनी जीत की पूरी उम्मीद थी।
प्लम ब्लॉसम 12 ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और वह कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ा। इससे प्लम ब्लॉसम 12 की आंखों में घृणा और गहरी हो गई। उसने अपने उस वस्त्र को झाड़ा जिसे जुआन ने पहले पकड़ा था। चूंकि आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए तुम्हें विदा करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। हाँ, मैं ही था जो तुम्हें उस तूफानी रात में शहर के बाहरी इलाके में लाया था और एक पेड़ से बांध दिया था। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली होगे कि चोट लगने के बाद भी बच जाओगे। कीबोर्ड अमर। अध्याय 17। एक पक्षी नीचे झपट्टा मारता हुआ। जुआन ने बनावटी भय का भाव दिखाते हुए हौंकते हुए कहा, तुम ही दोषी थे। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, तो तुमने मुझे इस तरह नुकसान क्यों पहुंचाया? प्लम ब्लॉसम 12 ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जिस व्यक्ति को आपको नाराज नहीं करना चाहिए था, उसे नाराज करने के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। मैंने किसे नाराज किया? जुआन ने घबराकर पूछा। प्लम ब्लॉसम 12 ने जुआन की पीठ पर पैर रखा और अपने खंजर से उसके चेहरे पर वार किया। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, पाताल लोक पहुंचकर तुम यमराज से क्यों नहीं पूछ लेते? जुआन उस टिप्पणी से हैरान रह गया। क्या इस दुनिया में वाकई यमराज और पाताल लोक जैसी अवधारणाएं मौजूद हैं? अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो चू वंश तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जुआन ने पलटवार किया। उसे यह जानना ही था कि अपराधी चू वंश का सदस्य है या नहीं। आह, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लम ब्लॉसम 12 ने डर का नाटक करते हुए अपने दिल पर हाथ फेरा। हम जंगल में हैं और तुम्हारा शव कभी नहीं मिलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। प्लम ब्लॉसम 12 थोड़ी देर रुकी। खैर, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। सावधानी बरतना ही बेहतर है। आप सही कह रही हैं, मुझे खुद आप पर हमला नहीं करना चाहिए। मैं आपको वुल्फ वैली में फेंक दूंगी और असुर भेड़ियों से आपके शरीर का एक एक टुकड़ा चट करवा दूंगी। फिर चू कबीला भी इसका पता नहीं लगा पाएगा कि यह सब मैंने किया है। जुआन उत्सुक हो गया। उसके लहजे से लग रहा था कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड चू वंश का नहीं था। अरे, क्या तुम जानते हो कि इन्हें असुर वुल्फ्स क्यों कहा जाता है? प्लम ब्लॉसम 12 ने एक भयावह मुस्कान के साथ पूछा। जुआन के जवाब देने से पहले ही उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। क्योंकि ये किसी की गांठ फाड़ने में माहिर हैं। ये अपने शिकार को तुरंत नहीं मारते। तुम्हें बेबस होकर देखना पड़ेगा कि कैसे ये तुम्हारी आंतें फाड़कर तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में खा जाते हैं। सोचो ये कितना दर्दनाक होगा। जुआन असमंजस में थी। अब ये सब कहने का क्या मतलब था? क्या प्लम ब्लॉसम 12 को यातना या खून खराबे का कोई खास शौक था? प्लम ब्लॉसम 12 ने जुआन की चुप्पी को अत्यधिक भय का संकेत समझा और मान लिया कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपना एक आलाप जारी रखा। हालांकि अगर तुम मेरे कुछ सवालों के जवाब दे सको तो मैं तुम्हें जल्दी और कम पीड़ादायक मृत्यु देने पर विचार करूंगा। तुम क्या जानना चाहते हो? जुआन ने पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस शरीर के पिछले मालिक को कोई चौंकाने वाला रहस्य पता चल गया हो, जिसके चलते दूसरों ने उसके पीछे हत्यारे भेजे हों? प्लम ब्लॉसम 12 नीचे बैठ गया और अपने चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान के साथ जुआन को देखने लगा। चू वंश की प्रथम कुमारी कितनी बड़ी है? जुआन स्तब्ध होकर चुपचाप उसे देखती रही। उसने प्लम ब्लॉसम 12 द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी संभावित प्रश्नों के बारे में सोचा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि ये प्रश्न ऐसा होगा? लगभग इतना बड़ा। जुआन ने अपने हाथों से इशारा किया। हो सकता है उसने इसे पहले न देखा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि प्लम ब्लॉसम 12 को इसके बारे में बेहतर जानकारी हो। उसकी कमर कैसी है? कितनी पतली है वो? लगभग इसी आकार का होगा, मुझे लगता है। जुआन अधीर हो रहा था। अगर वह इस भावी हत्यारे से और कोई जानकारी हासिल नहीं कर सका, तो वह यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। नीचे क्या होता है? वो कैसी आवाजें निकालती है? हे भगवान, इसके बारे में सोचते ही मेरा मन कर रहा है। प्लम ब्लॉसम 12 को गर्मी से गला सूखने लगा। उसने अपनी पैंट नीचे खींची और आदेश दिया, आओ, इसे चूसो। अगर वह इस जीवन में चू वंश की प्रथम कुमारी का स्वाद नहीं चख सकता, तो वह इस अप्रत्यक्ष तरीके से ही अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है। एक बार फिर जुआन इतना अचंभित था कि वह बोल नहीं सका। उसने प्लम ब्लॉसम 12 से उसके दुश्मनों की पहचान जानने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि यह आदमी हद से ज्यादा विकृत था। जुआन का धैर्य टूट गया। उसने बेर के फूल 12 के हाथों से खंजर छीन लिया और बिना किसी झिझक के उसकी सारी बुराई की जड़ को काट डाला। प्लम ब्लॉसम 12 इतना विचलित था कि समय रहते बचाव नहीं कर पाया। चीखते हुए उसने अपने गुप्तान को पकड़ा और दर्द से कराहते हुए लोटपोट हो गया। उसका माथा पास के एक पेड़ के तने से जोर से टकराया और वह बेहोश हो गया। प्लम ब्लॉसम 12 ने एक बहुत लंबा सपना देखा। सपने में उसके संप्रदाय के नेता ने उसे राजमहल में एक हिजड़े के रूप में सेवा करने के लिए भेज दिया। उसे एक मेज पर जकड़कर उसके गुप्तान काट दिए गए और फिर उसे एक छोटे से कमरे में फेंक दिया गया। उसे कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बंद रखा गया। उसका गला इतना सूख गया था कि उसे लगा जैसे वह प्यास से मर जाएगा। मानो स्वर्ग ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। आकाश से बारिश होने लगी। उसके चेहरे पर बारिश की गर्माहट महसूस हुई और उसमें एक सुखद नमकीनपन भी था। उसने लालच से उसे चाट लिया, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने आंखें खोली और खुद को एक पेड़ से बंधा हुआ पाया। उसने बंधनों से छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। तभी उसे एहसास हुआ कि यह रस्सी कोई साधारण औजार नहीं थी। इसे खास तौर पर उसके जैसे निम्न स्तर के साधकों से निपटने के लिए तैयार किया गया था। यहाँ क्या हो रहा है? प्लम ब्लॉसम 12 अपनी इस दुविधा को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या वह उस बेकार जुआन को वुल्फ वैली नहीं ले जा रहा था? उसे अपने चेहरे पर कुछ तरल पदार्थ का एहसास हुआ, इसलिए उसने अनजाने में उसे चाट लिया। उसका स्वाद उसके सपने में आए बारिश के पानी जैसा ही था। उसने पास ही जुआन को अपनी पैंट ऊपर खींचते हुए देखा। जुआन ने उससे माफी मांगते हुए कहा, मेरी गलती है। तुम जाग ही नहीं रहे थे और मुझे तुम्हें जगाने के लिए आसपास पानी भी नहीं मिला, इसलिए मुझे जो मेरे पास था उसी का इस्तेमाल करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से बहुत गर्मी थी, इसलिए ये थोड़ा पीला पड़ गया। जुआन के स्पष्टीकरण से प्लम ब्लॉसम 12 के मन में कोई संदेह नहीं रहा कि उसके चेहरे पर वह तरल पदार्थ आखिर क्या था। उसे याद आया कि उसने सपने में उसके कई घूंट पी लिए थे और वह घोर भय से कांप उठा। हे भगवान, आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 777 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। भाई, लगता है मौसम का असर तुम पर भी पड़ रहा है। जुआन के दिल में उत्सुकता जाग उठी। यहाँ उसे खूब वाहवाही बटोरनी थी। एक कीबोर्ड योद्धा होने के नाते इस मौके का पूरा फायदा न उठाना उसके लिए शर्म की बात होती। प्लम ब्लॉसम 12 ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बांधने की? जल्दी करो और मुझे छोड़ दो। जुआन उस गिरे हुए पेड़ के तने से कूद गया जिस पर वह खड़ा था।
क्या तुम भूल गए कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? प्लम ब्लॉसम 12 को पिछली घटनाओं की याद आते ही डर लगने लगा। मैं थोड़ी देर पहले इस लड़के पर पैर रख रहा था, उससे कुछ पाने की चाहत में। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसका गुप्तांग खून से लथपथ था। खून बहना तो बंद हो गया था, लेकिन जो होना चाहिए था वो गायब था। वह दर्द से चीख उठा, वो कहाँ है? उसकी भयानक चीख के कारण उसके घाव एक बार फिर फट गए, जिससे खून तेजी से बहने लगा। जुआन साधकों के शरीर की सहनशीलता देखकर चकित रह गया। उसकी पिछली दुनिया में इस तरह की चोट लगने पर कोई व्यक्ति अत्यधिक रक्तस्राव से अब तक मर चुका होता। फिर भी प्लम ब्लॉसम 12 इतने लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम था। प्लम ब्लॉसम 12 की अचानक तेज आवाज से चिढ़कर जुआन ने लापरवाही से अपने कान खुजलाए। उसने पास ही पड़े एक लंबे बांस के डंडे की ओर इशारा किया। डंडे के एक सिरे पर एक पतला धागा बंधा था और उससे खून से सनी उंगली के आकार की एक वस्तु लटक रही थी। देखो, तुम्हारा खजाना यही है। तुम कमीने, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? अभी अभी हुई सारी घटना को याद करते हुए प्लम ब्लॉसम 12 को एहसास हुआ कि उसका काम तमाम हो चुका है। आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि पुरुष, चाहे वे किसी भी दुनिया से हों, अपने खजाने को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। जुआन ने अब तक क्रोध बिंदुओं का इतना बड़ा प्रवाह कभी नहीं देखा था। तुम भी एक साधक हो? प्लम ब्लॉसम 12 ने गुस्से में कुछ नर्म पड़ते हुए पूछा। अगर वह अचानक हमले की आशंका में भी पकड़ा जाता, तो भी किसी साधारण व्यक्ति के लिए इतनी आसानी से उसकी कटार छीन लेना असंभव था। जुआन ने जिस तरह की जबरदस्त ताकत लगाई, उसके लिए उसकी साधना का स्तर उससे भी कहीं ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तो वह लड़का उसके सामने बिल्कुल बेबस था। सवाल तो मैं पूछ रही हूँ, तुम नहीं। जुआन ने खंजर को प्लम ब्लॉसम 12 के मुंह पर थपथपाते हुए कहा, बोलो, तुम्हें मुझे मारने का आदेश किसने दिया? प्लम ब्लॉसम 12 ने इतनी जल्दी हालात पलटने की उम्मीद नहीं की थी। अंदर ही अंदर गुस्से से उबलता हुआ उसने अपना सिर एक तरफ घुमा लिया और बोलने से इनकार कर दिया। तुम बात नहीं करना चाहते, है ना? प्लम ब्लॉसम 12 की प्रतिक्रिया से जुआन अविचलित रहा। इसके बजाय उसने बगल में पड़ा बांस का डंडा उठाया और उंगली जैसी दिखने वाली वस्तु को प्लम ब्लॉसम 12 के सामने लटका दिया। दरअसल इसका कट जाना उतना घातक नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अगर समय रहते इलाज करवा लो तो शायद इसे फिर से जोड़ा जा सके, लेकिन अगर देरी हुई तो कोशिकाएं मरने लगेंगी, तब तो कोई देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। कम से कम आधुनिक दुनिया में तो यही स्थिति थी। ये देखते हुए कि यह साधना की दुनिया है, जहाँ हर तरह की अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं, यहाँ भी ऐसा करना संभव होना चाहिए। जुआन की बातों से प्लम ब्लॉसम 12 को कुछ राहत मिली। उसकी आंखों में मानो पहले जैसी चमक लौट आई। अगर मैं बोलूं तो क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? मैं इस पर विचार करूंगी, जुआन ने उत्तर दिया। प्लम ब्लॉसम 12 ने ठंडे स्वर में अपना गला साफ किया। आमतौर पर धमकी देने का काम वही करता था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि कहानी किस ओर जाएगी। जुआन ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, अगर तुम बात नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। अगर तुम बात करोगे तो शायद फिर भी मौका मिल जाए। ये तुम्हारी मर्जी है। यह मेरे संप्रदाय के नेता का आदेश है। प्लम ब्लॉसम 12 ने स्वीकार किया। तुम्हारे संप्रदाय के नेता का नाम क्या है? जुआन ने पूछा। प्लम ब्लॉसम 12 हिचकिचाया। उसने सावधानीपूर्वक अपने आसपास का जायजा लिया और जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई और नहीं है, तो उसने आखिरकार जवाब दिया, मेरे संप्रदाय के नेता का नाम मेई चाओफेंग है। जुआन ने उसके कार्यों से अनुमान लगाया कि प्लम ब्लॉसम 12 उसके संप्रदाय के नेता से बहुत भयभीत थे। एक क्षण रुकिए, मेई चाओफेंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे संप्रदाय की नेता एक अंधी महिला हो, है ना? जुआन ने घबराकर पूछा। हम बिल्कुल नहीं, प्लम ब्लॉसम 12 ने उलझन में जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जुआन को ऐसा ख्याल कहाँ से आया। हमारे संप्रदाय का नेता तो पूरी तरह से पुरुष है। कुछ और सवाल पूछने पर जुआन ने पुष्टि की कि यह तथाकथित संप्रदाय नेता वह व्यक्ति नहीं था जिसके बारे में वह सोच रहा था। अपनी यादों को खंगालते हुए उसे बेर के फूल वाले संप्रदाय के नेता की कोई छवि नहीं मिली। इसलिए उसने पूछा, तुम्हारा संप्रदाय नेता मुझे क्यों मारना चाहता है? प्लम ब्लॉसम 12 की निगाहें चारों ओर चोरी छिपे घूम रही थी। हम जैसे मामूली अधीनस्थों के लिए संप्रदाय के नेता के विचारों को समझना नामुमकिन है। जुआन ने ठंडे लहजे में उपहास किया। तुम मुझसे खेल खेलना चाहते हो? उसने बांस का डंडा पकड़ा और उसे घाटी में फेंकने का नाटक किया। रुकिए, रुकिए, मुझे अब याद आया, प्लम ब्लॉसम 12 घबराकर हकलाते हुए बोली। एक दिन एक रहस्यमय व्यक्ति हमारे संप्रदाय के नेता से मिलने आया। हमारे संप्रदाय के नेता उसे अपने निजी कक्ष में ले गए, जहां उन दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई। उसके तुरंत बाद उन्होंने मुझे आपको रास्ते से हटाने का आदेश दिया। यह रहस्यमय व्यक्ति कौन है? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे रहस्यमय व्यक्ति नहीं कहता। जुआन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, लगता है तुम्हें पहले सबक सीखने की जरूरत है, तभी तुम बोलने को तैयार होगे, है ना? प्लम ब्लॉसम 12 ने हड़बड़ी में कहा, मैं सचमुच नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन है। उसने सिर से पैर तक काले कपड़े पहने हुए थे और एक काली बांस की टोपी लगा रखी थी जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह व्यक्ति पुरुष है या महिला, उसकी पहचान तो दूर की बात है। प्लम ब्लॉसम 12 की आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए जुआन ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने सवाल पूछना शुरू किया, आपके प्लम ब्लॉसम संप्रदाय में इस समय क्या स्थिति है? कुछ देर की बातचीत के बाद जुआन को आखिरकार स्थिति का कुछ हद तक अंदाजा हो गया। प्लम ब्लॉसम संप्रदाय ब्राइटन मून शहर का सबसे बड़ा भूमिगत संप्रदाय था। संप्रदाय का नेता मेई चाओफेंग था और उसके 13 धर्मपुत्र थे। उन्हें प्लम ब्लॉसम 1 से लेकर प्लम ब्लॉसम 13 तक अलग अलग नामों से पुकारा जाता था और कुश्ती की दुनिया में उन्हें प्लम ब्लॉसम के 13 संरक्षक के रूप में जाना जाता था। प्लम ब्लॉसम संप्रदाय ब्राइटन मून शहर के अधिकांश भूमिगत व्यवसायों को नियंत्रित करता था और उनकी आय के सबसे बड़े स्रोत व्यवसायों पर लगाए जाने वाले सुरक्षा शुल्क और उनके द्वारा संचालित कैसीनो थे। बेर के फूल के 13 रक्षकों की शक्तियों का खुलासा करने के बाद बेर के फूल 12 ने आखिरकार पूछा, क्या अब तुम मेरा खजाना मुझे लौटा सकते हो? इस पूरे समय उसकी नजरें बांस के खंभे पर लटकी उस चीज से एक पल के लिए भी नहीं हटी। इस सदमे से उबरने के बाद मैं इस कमीने के गहने चूर चूर कर कुत्तों को खिला दूंगा। उसके बाद मैं इसे टुकड़ों टुकड़ों में काटता रहूंगा जब तक कि मेरा गुस्सा शांत न हो जाए। जुआन लगातार अपने द्वारा प्राप्त की जा रही सूचनाओं पर नजर रखे हुए था और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। आपने प्लम ब्लॉसम 12 को सफलतापूर्वक ट्रोल कर 9 रेज पॉइंट हासिल कर लिए हैं। 9 रेज पॉइंट 999। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति के मन में उसके प्रति गहरी दुश्मनी थी।
ठीक है, मैं इसे आपको वापस दे दूंगा। उसे इसे पकड़े रहने में असहजता महसूस हो रही थी, भले ही यह बांस के डंडे पर लगा हो। उसने जल्दी से इसे प्लम ब्लॉसम 12 की ओर धकेल दिया। पंखों के फड़फड़ाने की आवाज के साथ एक काली परछाई नीचे झपटी। पलक झपकते ही बांस के खंभे के सिरे पर लटकी हुई वस्तु बिना किसी निशान के गायब हो गई। जुआन ने मुड़कर उस विशाल काले पक्षी को देखा जो अभी अभी पास के पेड़ की शाखा पर बैठा था। वह एक विशालकाय कौवे जैसा लग रहा था। उसकी चोंच में कीड़े जैसी कोई चीज थी। ये प्लम ब्लॉसम 12 के खजाने के अलावा और क्या हो सकता है? कौवे ने नीचे खड़े दोनों आदमियों को प्रसन्नता से देखा, फिर अपना सिर ऊपर उठाया और अपने शिकार को निगल लिया। नहीं, प्लम ब्लॉसम 12 की दर्द भरी चीख घाटी में गूंज उठी। अचानक हुई इस आवाज से भयभीत होकर वह विशालकाय पक्षी उड़ गया और आंखों से ओझल हो गया। जुआन भयभीत आश्चर्य से उस घटती हुई आकृति को देखती रही। प्लम ब्लॉसम 12 बस घूरता रहा। अध्याय 18। जब तक आप इसे लिखकर नहीं देंगे, मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा। जुआन ने शर्माते हुए मुस्कुराया। भाई, इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। भाड़ में जाओ। प्लम ब्लॉसम 12 के पैरों के बीच से खून का फव्वारा निकला और वह एक बार फिर बेहोश हो गया। आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मौजूदा घटनाक्रम के बावजूद जुआन को केवल 999 रेज पॉइंट्स ही मिले। ऐसा प्रतीत होता है कि एक सफल ट्रोल के लिए अर्जित किए जा सकने वाले रेज पॉइंट्स की एक निश्चित सीमा थी। आओ, दूर से किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। जुआन एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया और कोने से झांककर सामने की घाटी का जायजा लेने लगा। उसने कुछ धूसर परछाइयों को हिलते डुलते देखा। संभवतः ये पौराणिक असुरभ भेड़िए थे। उसने उस कार्य के बारे में सोचा जिसके कारण वह यहाँ आया था और उसके मन में एक योजना बनने लगी। अल्पविराम। जब प्लम ब्लॉसम 12 एक बार फिर जागा तो उसने पाया कि वह पेड़ से बंधा हुआ नहीं था और वह खुशी से झूम उठा। क्या ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था? उसने नीचे की ओर देखा। आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 233 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जुआन को अब तरस आने लगा था। इस रफ्तार से तो प्लम ब्लॉसम 12 40 साल की उम्र से पहले ही तनाव से गंजे हो जाएंगे। ज्यादा परेशान मत हो, मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधी थी। अगर यह फिर से खुल गया तो देवता भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। प्लम ब्लॉसम 12 ने ऊपर की ओर आवाज के स्रोत की तरफ देखा। जहां वह था वहां से जुआन तक एक खड़ी ढलान जाती थी। वह बदमाश बेपरवाही से ढलान के किनारे पर बैठा उसे नीचे देख रहा था। गुस्से का एक और ज्वार उस पर हावी हो गया और वह दहाड़ा, तू नीच है, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 333 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। वह ढलान पर तेजी से चढ़ गया, अपने पैरों के बीच से उठ रहे अचानक तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए, जिससे उसकी आंखें लाल हो गईं। जैसे ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला था, एक जोरदार लात ने उसे एक बार फिर नीचे गिरा दिया। आपने सफलतापूर्वक प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 28 रेज पॉइंट्स अर्जित कर लिए हैं। ये कैसे हो सकता है? प्लम ब्लॉसम 12 हैरान था। उसे पूरा यकीन था कि पिछली बार उसकी हार का कारण अचानक हमला होना था, लेकिन अब सीधे मुकाबले में उसे हरा दिया गया। क्या वाकई जुआन की साधना उससे कहीं ज्यादा है? मैं तुम्हें अपनी ताकत बचाकर रखने की सलाह दूंगी, नहीं तो तुम्हें असुरभ भेड़ियों से निपटने में बहुत मुश्किल होगी। जुआन ने उसे समझाया। तुम्हारा क्या मतलब है? प्लम ब्लॉसम 12 ने आशंका भरे स्वर में पूछा। उसे चारों ओर धीमी गुर्राहट सुनाई दी और उसने देखा कि कुछ असुरभ भेड़िए खून की गंध से आकर्षित होकर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह भेड़ियों की घाटी के ठीक बीचों बीच खड़ा है। लानत है, आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 367 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। प्लम ब्लॉसम 12 की पहली प्रवृत्ति ढलान पर दौड़ने की थी। असुरभ वुल्फ दूसरे दर्जे पर थे, लेकिन उसका सामना उनमें से आधे दर्जन से ज्यादा से हुआ। वह अपनी पूरी ताकत में भी उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करता, ऐसे में गंभीर रूप से घायल होने पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जुआन उससे कहीं ज्यादा विशालकाय थी, मानो सुरक्षा के रास्ते में एक भयानक बाधा खड़ी हो। अपनी ताकत बर्बाद मत करो, तुम मुझे पार नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम मुझे 10 गौबाओ, एक प्रकार का फल, इकट्ठा करने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। जुआन को आखिरकार खूंखार असुरभ भेड़ियों को करीब से देखने का मौका मिला। उनके शरीर पर काले रंग के फर थे और पीठ पर सफेद धारियां थी, हालांकि उनके पेट के आसपास के फर का रंग पीला भूरा था। उनके कान लंबे और नुकीले थे। उनका आकार उनके पिछले जीवन के भेड़ियों जैसा ही था, लेकिन वे लगभग चित्तीदार लकड़बग्घे जितने बड़े थे। तुम कमीने, तुमने पहले ही कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे। प्लम ब्लॉसम 12 गुस्से से दांत पीस रहा था। आपने सफलतापूर्वक प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 100 रेज पॉइंट्स अर्जित कर लिए हैं। मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगी, जुआन ने गुस्से से जवाब दिया। तुम्हें सोचने के लिए और कितना समय चाहिए? प्लम ब्लॉसम 12 ने जुआन की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने पास आते हुए असुरभ भेड़ियों को सतर्कता से देखा। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसके लिए विनाशकारी साबित होगी। जुआन ने जवाब दिया, मैंने सोचना बंद कर दिया है। मुझे लगा कि तुम्हें तुरंत मार देना नाइंसाफी होगी। इसके बजाय मैं तुमसे जितना भी बचा हुआ फायदा उठा सकता हूँ, उठा लूंगा। उसने पहले कभी असुरभ बुल्स को लड़ते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे उनकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। बेहतर यही होगा कि पहले प्लम ब्लॉसम 12 उनसे मुकाबला करे। प्लम ब्लॉसम 12 के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे ऐसे निर्लज व्यक्ति से मिलना पड़ा? आपने प्लम ब्लॉसम 12 को सफलतापूर्वक ट्रोल करके 666 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। जुआन ने सिस्टम में जमा हुई अपनी क्रोध शक्ति को देखा और सचमुच प्रभावित हुआ। ये चू हुआनझाओ के साथ हुई मुठभेड़ से अर्जित क्रोध शक्ति से कहीं अधिक थी। जीवन बहुत अनमोल है, भले ही तुमने अपना खजाना खो दिया हो, जीवन में आनंद लेने के लिए और भी कई खुशियां हैं। हर चीज का मतलब सेक्स ही नहीं होता। जुआन को उम्मीद थी कि उसके सांत्वना भरे शब्द प्लम ब्लॉसम 12 को प्रेरित करेंगे। अगर प्लम ब्लॉसम 12 बिना संघर्ष किए हार मान लेती तो उसका काम और भी मुश्किल हो जाता। कैसा रहेगा अगर मैं कहूं, एक गौबाओ, एक प्रकार का समुद्री जीव, ला दो, मैं तुम्हें तुरंत बचा लूंगा। प्लम ब्लॉसम 12 को इससे हौसला मिला, लेकिन उसे तुरंत याद आ गया कि जुआन ने अपने पिछले वादे से कैसे मुकर गया था। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं तुमसे एक अनुबंध लिखकर देने की मांग करता हूँ। प्लम ब्लॉसम 12 जैसे मजबूत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को आंसू बहाने की कगार पर देखना बहुत कठिन था।
मुझे कागज कहाँ से मिलेगा? जुआन बड़बड़ाया। इसके बजाय ये ठीक रहेगा। मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैंने अपने वचन का उल्लंघन किया तो 1 महीने तक मैं ये ठीक नहीं है। 3 दिन तक मैं अपना झंडा नहीं फहरा पाऊंगा। जुआन ने सोचा कि उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह एक हानिरहित वादा था। दिव्य चिकित्सक जी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे मुझे कुछ ही दिनों में ठीक नहीं कर सकते। हे भगवान, मुझे अचानक रोने का मन क्यों कर रहा है? प्लम ब्लॉसम 12 बेहद खुश थी। इस दुनिया में लिए गए वादे और अनुबंध बाध्यकारी होते हैं और उन्हें तोड़ने पर तुरंत दंड मिलता है। चूंकि जुआन ने ऐसा वादा करने की हिम्मत की थी, इसलिए उसकी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं था। बस इसकी अवधि थोड़ी लंबी थी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको शपथ लेनी होगी कि आप इसे जीवन भर उठाने में असमर्थ रहेंगे। जुआन गुस्से से आग बबूला हो गया। भाड़ में जाओ, मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है, जरा सोचो, क्या 3 दिन तक उससे संबंध न बना पाना काफी नहीं है? ज्यादा से ज्यादा मैं 7 दिन बर्दाश्त करूंगा, अब और कोई बहस नहीं। प्लम ब्लॉसम 12 को जुआन का तर्क बेहद विश्वसनीय लगा। अगर उसकी पत्नी चू वंश की प्रथम कुमारी जितनी सुंदर होती तो वह सारा दिन बिस्तर पर बिताना चाहता। 7 दिनों तक शारीरिक संबंध न बना पाना जुआन के लिए किसी बुरे सपने जैसा अभिशाप होता। बेशक प्लम ब्लॉसम 12 को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जुआन को प्रथम मिस के कमरे में प्रवेश करने से भी मना किया गया था। ठीक है, तो सौदा पक्का। प्लम ब्लॉसम 12 ने खुद को संभाला और उसकी आंखों में लड़ने का जज्बा चमक उठा। एक गौबाऊ, एक प्रकार का आलू, वापस लाना नामुमकिन नहीं था। शहर लौटते ही वह अपने धर्मपिता और 12 धर्म भाइयों से बदला लेगा। वह ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस घिनौने आदमी को कीमा बना देगा। बेर के 12 रक्षकों में से कोई भी दयालु नहीं था। केवल क्रूर और निर्दयी लोग ही ऐसे पद तक पहुंच सकते थे। गुर्राते हुए बेर के 12 रक्षक ने अपनी कमीज की आस्तीनें फाड़ दी और उस कपड़े से अपने घायल गुप्तान को ढक लिया। पलक झपकते ही असरिफ वुल्फ्स ने उस पर हमला बोल दिया। उनमें से 3 ने सामने से हमला किया जबकि अन्य 3 ने पीछे से उस पर घात लगाकर हमला करने की कोशिश की। जुआन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। असरिफ भेड़िए उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फुर्तीले थे और उनकी खालें काफी मोटी लग रही थी। प्लम ब्लॉसम 12 द्वितीय श्रेणी के तीसरे चरण का साधक था, जिसके पास एक ही मुके से पेड़ के तने को चकनाचूर करने की शक्ति थी। फिर भी इन भेड़ियों ने उसके वारों को केवल क्रोध भरी दहाड़ से ही बेअसर कर दिया। प्लम ब्लॉसम 12 ने एक जोरदार मुक्के से एस्ट्रिप वुल्फ को हवा में उछाल दिया, लेकिन तभी पीछे से एक और जानवर ने उस पर हमला कर दिया और वह तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गया। उसकी भौहें गहरी एकाग्रता से तंग गईं और वह अपने सभी विरोधियों पर एक साथ नजर रखने की कोशिश करते हुए चारों ओर देखने लगा। धिक्कार है, अगर मुझे तुम्हारे लिए गौबाओ इकट्ठा करने हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कम से कम मुझे मेरा खंजर तो रखने देना चाहिए? आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 187 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। पकड़ो, जुआन ने घिरे हुए हत्यारे की ओर खंजर उछालते हुए चिल्लाया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि प्लम ब्लॉसम 12 इस मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देगा। उसके पास उन 6 खूंखार दरिंदों से पीछा छुड़ाने और ढलान पर चढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। प्लम ब्लॉसम 12 ने 13 संरक्षकों के पद तक पहुंचने के अपने क्रूर और रक्तपातपूर्ण सफर में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। उनकी चालें दिखावटी नहीं थी, लेकिन हर एक चाल सीधी और व्यवहारिक थी। उसने जानबूझकर मामूली चोटें सहन की ताकि वह हमलावर असरिफ वुल्फ्स को करारा प्रहार दे सके, और इस दौरान उसने अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा भी की। अरे, तो इन एस्ट्रिप भेड़ियों का सबसे कमजोर हिस्सा उनका पेट है। प्लम ब्लॉसम 12 ने एस्ट्रिप भेड़ियों के सिर और गर्दन को नजरअंदाज करते हुए उनके पेट में अपनी कतार घोंपने के लिए जगह बनाने का विकल्प चुना। एस्ट्रिप वुल्फ्स को उनका नाम देने वाली प्रवृत्ति ने ही प्लम ब्लॉसम 12 के लिए लड़ाई को आसान बना दिया। वे अलग अलग कोनों से हमला करके उसे आसानी से हरा सकते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे उसके पीछे से घेरा बनाकर उसकी पीठ को निशाना बनाने के लिए बाध्य थे। इस अनुमानित पैटर्न का फायदा उठाते हुए प्लम ब्लॉसम 12 ने सभी 6 भेड़ियों को मार डाला। हालांकि इस लड़ाई में वह बुरी तरह घायल हो गया था। वह थकावट से जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर कई जगह काटने के निशान और गहरे घाव थे। जल्दी करो और मुझे उठाओ, प्लम ब्लॉसम 12 ने पुकारा। मरते समय आखिरी एस्ट्रिप भेड़िए ने एक भयानक चीख मारी, निस्संदेह अपने साथियों को बदला लेने के लिए बुला रहा था। जल्द ही और भी एस्ट्रिप भेड़िए दिखाई देने वाले थे। तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। मेरा गौबाव कहाँ है? जुआन ने ढलान के किनारे आराम से बैठे हुए पूछा। जामर, आपने सफलतापूर्वक प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 78 रेज पॉइंट्स अर्जित किए हैं। प्लम ब्लॉसम 12 क्रोधित था, लेकिन उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने झटपट 6 एस्ट्रिप वुल्फ के शवों को चीर डाला और उनके पेट की अच्छी तरह से तलाशी ली। दुर्गंध से उसका जी मिचलाने लगा, लेकिन उसने साहपूर्वक अपना काम जारी रखा। जब वह टटोल रहा था तो उसे एक सख्त अंडाकार वस्तु महसूस हुई और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। हा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। आओ, ताजा खून की तीव्र गंध ने असरिफ भेड़ियों के झुंड के बाकी सदस्यों को सड़े हुए भोजन पर मक्खियों की तरह अपनी ओर खींच लिया था। सबसे आगे एक भेड़िया था जो बाकी सभी से कहीं ज्यादा बड़ा था, स्पष्ट रूप से वही झुंड का नेता था। जल्दी करो और मुझे ऊपर खींचो, प्लम ब्लॉसम 12 ने घबराहट भरी आवाज में दोहराया। लेकिन जुआन को कोई जल्दी नहीं थी। उसने एक पल सोचा, फिर कहा, पहले मुझे गौबाव फेंक दो। बिल्कुल नहीं, जब मैं इसे तुम्हें सौंप दूंगी तो मुझे धोखा देने से तुम्हें कौन रोकेगा? प्लम ब्लॉसम 12 मूर्ख नहीं थी। जुआन को गुस्सा आ गया। क्या तुम मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हो? क्या मैंने पहले कोई गंभीर शपथ नहीं ली थी? जल्दी से मुझे गौबाव फेंक दो। अगर तुम ऐसे ही टालमटोल करते रहे तो बाकी असरिफ भेड़िए तुम्हें देखते ही देखते घेर लेंगे। जुआन की सुविधाजनक स्थिति से उसने असरिफ भेड़ियों को घाटी में दौड़ते हुए देखा। वे 1 मिनट से भी कम समय में पहुंच जाएंगे। कोई विकल्प न होने पर प्लम ब्लॉसम 12 ने गौबाव को जुआन की ओर फेंक दिया। जल्दी करो, मुझे ऊपर खींचो। जुआन ने गौबाव को अपने थैले में रख लिया। उसने प्लम ब्लॉसम 12 को बांधने के लिए इस्तेमाल की गई रस्सी निकाली और उसका एक सिरा घाटी में फेंक दिया। लो, इसे पकड़ लो। प्लम ब्लॉसम 12 ने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कई मीटर छोटी थी। कूदने पर भी वह उस तक नहीं पहुंच सकता था। उसका गुस्सा पास आते भेड़ियों के डर पर लगभग हावी हो गया था। क्या तुम मुझसे खेल रहे हो? आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 144 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। आह, जुआन ने हैरानी से कहा। मुझे कैसे पता चलता कि रस्सी काफी नहीं होगी? ऐसी स्थितियों के लिए आपको एक लंबी रस्सी तैयार रखनी चाहिए थी। प्लम ब्लॉसम 12 इतना क्रोधित था कि मानो अपना आपा खो बैठा हो। क्या तुम इस ढलान से कुछ कदम नीचे नहीं जा सकते?
आपने सफलतापूर्वक प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 500 रेज पॉइंट्स अर्जित कर लिए हैं। जुआन ने जोर से सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकता, मुझे उन स्ट्रिप भेड़ियों से डर लगता है। अगर मैं फिसल गया तो क्या होगा? प्लम ब्लॉसम 12 को ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जुआन का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन तुमने कसम खाई थी। क्या तुम्हें कसम तोड़ने के परिणामों का पता है? जुआन ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। मैंने तुम्हें बचाने की कसम खाई थी, लेकिन मैंने सफलता की गारंटी नहीं दी थी। मैंने अपना काम कर दिया है। रस्सी तक न पहुंच पाने की गलती तुम्हारी है। इसके लिए तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? अध्याय 19, झील में युवती। पंथ का गुरु और मेरा 13वां भाई मेरा बदला जरूर लेंगे। प्लम ब्लॉसम 12 जानती थी कि जुआन की घिनौनी चालबाजी से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जुआन ने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और उसमें प्लम ब्लॉसम संप्रदाय के प्रमुख और प्लम ब्लॉसम 13 के नाम लिख लिए। आखिरकार मुझे उनसे अपना बदला लेना ही होगा, जुआन ने जवाब दिया। प्लम ब्लॉसम संप्रदाय ही उसके जीवन पर हुए इन हमलों के पीछे के साजिशकर्ता को पकड़ने का एकमात्र सुराग था। कुछ ही देर में प्लम ब्लॉसम 12 पूरी तरह से असरफ भेड़ियों से घिर गया। उसके पास टुकड़े टुकड़े होने से पहले आखिरी बार पलटवार करने का समय था। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। आपने प्लम ब्लॉसम 12 को ट्रोल करके 999 रेज पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। प्लम ब्लॉसम 12 ने शायद कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ठीक वही शब्द कहेगा जो ब्रदर 10 ने 2 घंटे पहले कहे थे। किसने कहा था कि केवल कमजोर लोग ही अब शब्द बोलते हैं? जुआन ने गहरी सांस ली। उसने नीचे खून से लथपथ दृश्य पर नजर डाली और कांप उठा। उसे खून खराबा देखना पसंद नहीं था। वह मुड़ा और तेजी से वहां से चला गया। अब तक उसे आवश्यक 10 गवाहों में से केवल एक ही प्राप्त हुआ था। वह बाकी 9 लोगों को कैसे इकट्ठा करेगा? बल प्रयोग करना एक बहुत बुरा विचार होगा। प्लम ब्लॉसम 12 ने उनका डटकर मुकाबला किया था, लेकिन मरने से पहले वह उनमें से केवल 6 को ही मार सका था। जुआन जानता था कि उसके जैसा नौसिखिया साधक उनका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने ये भी अनुमान लगाया था कि असरिफ बुल्स का नेता संभवतः तीसरे दर्जे का था। जुआन अकेले मुकाबले में उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, अकेले उस लड़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं जहां उसकी संख्या कम हो। उसके पास अब भी पॉइजनस प्रिक और पॉइजन बॉटल मौजूद थे, और वह शायद किसी भी अन्य प्रकार के जंगली जानवर के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन प्लम ब्लॉसम 12 को इन एस्ट्रिप भेड़ियों द्वारा बुरी तरह से पिटते देख वह भयभीत हो गया था। मुझे लॉटरी में हाथ आजमाना चाहिए। शायद मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं उन दुष्ट भेड़ियों से निपट सकूं। जुआन ने कीबोर्ड निकाला और अपने पास मौजूद 7220 रेज पॉइंट्स देखकर दंग रह गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान निस्संदेह प्लम ब्लॉसम 12 का था। जुआन को इस बात का दुख हुआ कि हत्यारा मर चुका था। वह उसे और अधिक क्रोध अंत निचोड़ना चाहता था। अगर प्लम ब्लॉसम 12 को पता होता कि जुआन के उसे बचाने का यही एकमात्र मकसद था, तो शायद वह तुरंत गुस्से से मर जाता। लॉटरी इंटरफेस खोलते ही जुआन उत्सुकता से कांप उठा। उसने एंटर बटन दबाया। चमकती हुई लाइट मार्कर स्पेस बटन पर आकर रुक गई। खेलने के लिए धन्यवाद। जुआन का चेहरा उदास हो गया। वह दोबारा कोशिश करने ही वाला था कि अचानक उसके मन में एक विचार आया। एक पल रुको, क्या मैं कोई महत्वपूर्ण कदम भूल गया? अरे, मैंने तो चेहरा ही नहीं धोया। जुआन ने लॉटरी निकालना रोक दिया और उसी रास्ते पर वापस लौटा जिस पर वह पहले गया था। उसे याद आया कि घाटी की ओर जाते समय वह एक धारा के पास से गुजरा था। हालांकि इस अंधविश्वास का समर्थन करने के लिए कोई सांख्यिकीय प्रमाण नहीं था कि चेहरा धोने से लॉटरी जीतने की संभावना बढ़ सकती है, फिर भी यह अनुष्ठान उसे आश्वस्त करने वाला लगा। वह नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और अपना चेहरा अच्छी तरह धोया। उसने अपने हाथों को भी अच्छी तरह से रगड़कर साफ किया, फिर लॉटरी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने दोबारा एंटर कुंजी दबाई और लाइट मार्कर कीबोर्ड पर झिलमिलाता हुआ 0 कुंजी पर रुक गया। एक गहरे लाल रंग की गोली बाहर निकली, एक और मज्जा शुद्धिकरण गोली। जुआन का दिल खुशी से उछल पड़ा। देखा, मुझे पता था कि चेहरा धोने से फायदा होता है। अचानक मिली इस किस्मत को व्यर्थ न जाने देते हुए उन्होंने तुरंत एक बार फिर लॉटरी में हाथ आजमाया और एक और मज्जा शुद्धिकरण गोली जीत ली। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। वे अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पा रहे थे। खेलने के लिए धन्यवाद, खेलने के लिए धन्यवाद। सफलता, एक और अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली। चौथी मज्जा शुद्धिकरण गोली लेने के बाद जुआन की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। वह सोचने लगा कि क्या यही वो पुरस्कार है जो उसे कभी मिलेंगे। खेलने के लिए धन्यवाद, खेलने के लिए धन्यवाद। 1 दर्जन और कोशिशों के बाद भी बोन मैरो क्लींजिंग पिल्स की संख्या में वृद्धि हुई, लेकिन और कुछ नहीं हुआ। जैसे ही जुआन अपना आपा खोने वाली थी, कीबोर्ड से एक वॉइस नोटिफिकेशन आया। चूंकि उपयोगकर्ता ने अपनी साधना क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त मज्जा शुद्धिकरण गोलियां प्राप्त कर ली है, इसलिए ये गोलियां अब पुरस्कारों की सूची में दिखाई नहीं देंगी। शॉप अब खुल गई है। उपयोगकर्ता शॉप से और मज्जा शुद्धिकरण गोलियां खरीद सकते हैं। 0 कुंजी के लिए एक नया इनाम निर्धारित किया गया है। कृपया इसका इंतजार करें। जुआन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे इनाम का इंतजार करने के लिए कहने के बजाय तुम सीधे सीधे नया इनाम क्यों नहीं बता देते? इंतजार करना बकवास है। अपने मन ही मन की भड़ास निकालने के बाद जुआन ने नए शॉप फंक्शन को देखना शुरू किया। स्क्रीन पर अब एक व्यापारी का आइकन दिखाई दे रहा था। उस पर क्लिक करने पर उसे बिक्री के लिए केवल एक ही वस्तु दिखाई दी, मज्जा शुद्ध करने वाली गोलियां। उन्हें इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि एक गोली की कीमत 10,000 रेज पॉइंट्स थी। ये ठीक नहीं है। जुआन को अपने पिछले कुछ लॉटरी खेलने के अनुभव याद आए। भले ही कभी कभी उसकी किस्मत खराब रही हो, फिर भी वह लगभग हर 10 प्रयासों में एक बार कुछ अच्छा जीत लेता था। इस हिसाब से दुकान में मिलने वाली चीजें लॉटरी से मिली चीजों से 10 गुना ज्यादा महंगी थी। यह एक घोटाला है। उसने खेल में मौजूद इसी तरह की अन्य दुकानों के अपने अनुभवों को याद करने की कोशिश की। उन सभी दुकानों में सामान ऊंची कीमत पर बेचा जाता था और फिर काफी कम कीमत पर वापस खरीदा जाता था। शायद ये दुकान भी इसी तरह काम करती हो। इससे यह बात समझ में आती है कि यहाँ बिकने वाली मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां इतनी महंगी क्यों थीं। मुझे इसकी वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कीबोर्ड ने उसे सूचित किया था कि उसने अपनी प्रतिभा को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त मज्जा शुद्धिकरण गोलियां पहले ही प्राप्त कर ली हैं। दुकान से और गोलियां खरीदना उसकी मेहनत से अर्जित क्रोध अंकों की बर्बादी होगी। उसने बचे हुए 3000 क्रोध अंक बचाने और अपने पास मौजूद मज्जा शुद्धिकरण गोलियों का सेवन करने का फैसला किया। इससे उसे मन को शांत करने का समय मिल जाएगा। इसके अलावा उसकी साधना प्रतिभा के साथ साथ उसका भाग्य भी शायद बढ़ जाए।
उसे पिछले अनुभव से पता था कि अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली का सेवन करने से उसके शरीर की अशुद्धियां बाहर निकल जाएंगी और उसके ऊपर एक मैली परत चढ़ जाएगी। चूंकि वह इस समय जंगल में था और उसके पास पहनने के लिए कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली निगलने से पहले अपने कपड़े उतार दिए। उसने पहली गोली की औषधीय शक्ति को पूरी तरह आत्मसात करने के बाद ही दूसरी गोली का सेवन किया। एक कीबोर्ड योद्धा होने के नाते वह सावधानी के महत्व को जानता था। उसका शरीर बेहद कमजोर था। एक साथ सारी मज्जा शुद्धिकरण गोलियां खाने से औषधीय शक्ति का एक जबरदस्त प्रवाह हो सकता था जो उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। यह मरने का एक हास्यास्पद तरीका होगा। जुआन ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और उसके रोम छिद्रों से अशुद्धियां तेजी से रिसने लगी। इससे पहले कि वह घिनौना काला पदार्थ जमा हो जाए, वह उसे धोने के लिए पानी में कूद गया। आखिरी मज्जा शुद्धिकरण गोली खाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने उनमें निहित औषधीय शक्ति को कम आंका था। शुरुआत में तो आराम मिला, लेकिन उसके शरीर के अंदर की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी कोशिकाएं टूटकर फिर से बन रही हों। उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और त्वचा मानो फटकर बिखर जाएंगी। धत तेरे की, जुआन को डर लगने लगा। दर्द अचानक तेज हो गया और वह बेहोश हो गया। जुआन धीरे धीरे जागा। वह अभी भी पानी में था, लेकिन अब नदी के किनारे एक विशाल चट्टान पर लेटा हुआ था। आसपास का वातावरण उसके लिए अपरिचित था। वह काफी देर तक पानी में रहा होगा और काफी दूर तक बहकर धारा के साथ बह गया होगा। ये सौभाग्य की बात है कि बेहोशी की हालत में मुझे पिरान्हा मछलियों ने नहीं खाया, जुआन ने अपने शरीर का मुआयना करते हुए बुदबुदाया। उसे ये देखकर राहत मिली कि उसके हाथ पैर और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंग अभी भी सही सलामत जुड़े हुए हैं। पहले का तीव्र दर्द पूरी तरह गायब हो गया था, उसकी जगह हल्कापन और स्फूर्ति ने ले ली थी। वह अपने शरीर में स्पष्ट अंतर महसूस कर सकता था, हालांकि सटीक बदलाव उसे समझ नहीं आ रहे थे। उसने गहरी सांस ली। हवा बेहद मीठी महक रही थी। तीसरी रून संरचना भी भर गई है। तीसरी रून संरचना सुनहरे कणों से पूरी तरह भरी हुई थी। वास्तव में वह अभी दूसरे स्तर के तीसरे चरण तक ही पहुंचा था, क्योंकि संरचना पहले केवल आंशिक रूप से ही भरी हुई थी। लगता है प्रतिभा वाकई बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। अब तो महज सांस लेने से भी इन संरचनाओं के भीतर सुनहरे कण धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। जुआन ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसकी वर्तमान प्रतिभा क्या है। वह पहले निम्न स्तर का डिंग था, जो बराबर था। यदि प्रत्येक मज्जा शुद्धिकरण गोली उसकी प्रतिभा को एक रैंक बढ़ाती, तो 5 गोलियों से उसकी प्रतिभा 5 रैंक तक बढ़ जाती। डी से डी, फिर डी जोड़ सी, सी और अंत में सी जोड़। नहीं, ये सही नहीं है। कीबोर्ड ने मुझे बताया कि मेरे पास प्रतिभा के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गोलियां हैं, इसलिए प्रत्येक मज्जा शुद्धिकरण गोली से मेरी रैंक में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। क्या मेरी प्रतिभा का स्तर अभी ए प्लस या एस नहीं होना चाहिए, या फिर एस के ऊपर एस जोड़ भी हो सकता है? मुझे आश्चर्य होता है कि इस दुनिया में प्रतिभा का उच्चतम स्तर क्या है। ये कुछ ऐसा है जिसका पता लगाना मेरे लिए बाकी है। जुआन ने चारों ओर देखा और पाया कि सब कुछ बहुत अलग था। उसे हवा में पेड़ों के पत्ते सरसराते हुए, एक तितली को अपने पंख फड़फड़ाते हुए, एक चींटी को अपने एंटीना हिलाते हुए, एक खूबसूरत महिला को धीरे धीरे पानी से अपना सिर बाहर निकालते हुए और पानी में मछलियों को झींगों का पीछा करते हुए देखा जा सकता था। रुको, यह क्या था? जुआन ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ मीटर दूर एक युवती दिखाई दी। उसने अभी तक उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, शायद इसलिए कि वह बेहोश पड़ा था और एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। युवती सीधी खड़ी थी, जिससे उसके सुडौल और कोमल कंधे, साथ ही उसकी छाती की गोरी और चिकनी त्वचा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह एक मधुर धुन गुनगुना रही थी, जो किसी चिड़िया के गीत की तरह सुंदर थी। जब उसने अपनी बाहें ऊपर उठाई तो पानी उसकी बाहों से रिसकर उसकी छाती की ओर बहने लगा। अपनी तीव्र दृष्टि से जुआन उसकी पलकों पर टिकी पानी की बूंदों को देख सका। इन बूंदों ने उसकी आंखों को और भी मोहक बना दिया। गुल्लू, जुआन ने घबराकर निगल लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रतिभा में वृद्धि का असर लड़कियों के मामले में उसकी किस्मत पर भी पड़ा हो? वहाँ कौन है? युवती अचानक घबरा गई और शोर की ओर मुड़ी। खतरे को भांपते हुए जुआन ने अनजाने में ही चट्टान के पीछे छिप गया। पिछले जन्म में इस तरह पकड़े जाने पर उसे सिर्फ डांट ही मिलती और कुछ नहीं, लेकिन ये साधना का संसार था। कोई साधारण मनुष्य इस तरह जंगल में नहीं नहाएगा। जुआन की साधना अभी भी बहुत ही निचले स्तर पर थी और इस बात की पूरी संभावना थी कि यह महिला उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यदि वह क्रूर और निर्दयी होती तो संभवतः जुआन का भी वही हश्र होता जो प्लम ब्लॉसम 12 का हुआ था। मिस, अगर मैं कहूं कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेगी? जुआन जानता था कि अब छिपने का समय नहीं था। सबसे अच्छी रणनीति यही होगी कि वह जल्द से जल्द स्थिति को स्पष्ट कर दे कि यह महज एक संयोग था। तो आप कौन है? युवती घबराई हुई लग रही थी। यह महिला थोड़ी शर्मीली लग रही है। जुआन ने उत्तर दिया, मैं दवाइयां इकट्ठा करने आया था, लेकिन जंगली जानवरों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं नदी में गिर गया। रास्ते में मैं बेहोश हो गया और इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, मैं यहाँ पहुंच गया। दवा? तुम किस तरह की दवाइयां इकट्ठा कर रही थी? चट्टान की दूसरी तरफ से युवती की आवाज आई। स्पष्ट था कि वह अपने शरीर को छिपाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रही थी। जुआन कुछ हैरान रह गई। क्या तुम यहाँ गलत चीज पर ध्यान दे रही हो? क्या मेरे द्वारा इकट्ठा की जा रही दवाइयां यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं? फिर भी जुआन ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं गौबाओ इकट्ठा कर रहा हूँ। यही एकमात्र औषधि थी जो वह इस दुनिया में अपने सीमित समय में जानता था। तुम्हारा पीछा करने वाले जंगली जानवर असरिफ भेड़िए थे? युवती ने धीरे से पूछा। जी हाँ, बिल्कुल सही, जुआन ने जवाब दिया। वह इस बात से हैरान था कि इतनी कम उम्र के बावजूद यह महिला कितनी जानकार थी। वुल्फ वैली वाकई यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आपने गौबाओ इकट्ठा करने की हिम्मत की है, तो आप जरूर एक शक्तिशाली साधक होंगे, युवती ने कहा। जुआन ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ऐसा कह सकते हैं। जहाँ तक उसकी बात है, वह भेड़ की खाल में भेड़िया हो सकता था, लेकिन वह खुद भेड़िए की खाल में भेड़ था। अगर उसे जिंदा रहना था तो उसके पास दिखावा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ओह, युवती चुप हो गई। काफी देर तक वह चुप रही, फिर अचानक बोली, मैं अब कपड़े पहनने जा रही हूँ। क्या आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? अध्याय 20, मनमोहक। जुआन उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी तमाम चिंताओं के बावजूद ऐसा लग रहा था कि यह युवती काफी मिलनसार थी। इससे स्थिति बेहद सरल हो गई। मैं समझ गई, जुआन ने जवाब दिया। किसी के पानी से बाहर आने की छप छप की आवाज सुनकर उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। वह बेहद दुविधा में था, क्या उसे झांक कर देखना चाहिए या नहीं।
उसकी इज्जत की भावना उसकी नीच इच्छाओं के आगे कमजोर पड़ रही थी। उस युवती के शरीर को पानी की सतह से ऊपर उठते हुए, उसकी त्वचा को उत्तम जैद की तरह चिकना होते हुए कल्पना मात्र से ही उसकी नाक में गर्माहट आ गई। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां लाल हो गईं। हे भगवान, मुझे खून बह रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोलियों ने उसके कमजोर शरीर में यांग ऊर्जा को काफी हद तक बढ़ा दिया था। आह! युवती की अचानक चीख सुनकर जुआन घबरा गया। उसे लगा कि कहीं ये कहानी का वो हिस्सा तो नहीं है जहां उस सुंदर युवती को किसी विषैले सांप ने काट लिया था। अगर ऐसा होता तो वो उसके शरीर से विष चूसने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार था। उसके नीचे की जमीन में एक तेज कंपन हुई, मानो कोई ट्रेन उसकी दिशा में आ रही हो, और उसका चेहरा भय से विकृत हो गया। दौड़ना! एक ठंडे लेकिन बेहद कोमल हाथ ने जुआन की बांह पकड़ी और उसे नदी के बीचों बीच खींच लिया। जिस विशाल चट्टान के पीछे जुआन छिपा हुआ था, वह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई, जिससे एक दैत्य प्रकट हुआ। वह पानी में दुबके हुए दोनों पर क्रोध से दहाड़ उठा। क्या ये गैंडा है? जुआन दंग रह गई। ये प्राणी लगभग हाथी जितना बड़ा था। क्या इस दुनिया के सभी जानवर स्टेरॉइड लेते हैं? और इसकी आंखें इतनी लाल क्यों थीं? ऐसा लग रहा था मानो इसे गाय का पागल रोग हो गया हो। यह एक पागल लाल आंखों वाला गैंडा है, जो चौथे दर्जे का जानवर है। इसकी सूंघने की शक्ति कमजोर है और इसका स्वभाव भयानक है। इसे अपने सामने दिखने वाले किसी भी जीवित प्राणी पर हमला करने की आदत है। उसने अपने बगल में एक कोमल आवाज को ये समझाते हुए सुना। जुआन ने मुड़कर उस युवती के रूप रंग को निहारा। उसके माथे पर सीधे बाल थे और कानों के पास लटकती लंठें उसके छोटे से चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। उसकी गुलाबी सुंदर आंखें उसके गोरे रंग के साथ पूरी तरह मेल खा रही थी और वह युवावस्था की आभा बिखेर रही थी। बेशक, उसके बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात उसका पूर्ण नग्न होना था। आह! जुआन की निगाहें देखकर युवती चीख पड़ी और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसकी व्यथा ने नदी किनारे खड़े उस पागल लाल आंखों वाले गैंडे को और भी क्रोधित कर दिया। घूम जाओ, घूम जाओ! युवती चिल्लाई। रो मत, मैं अभी मुड़ जाती हूँ। जुआन झट से घूम गया। उस युवती के कोमल और सौम्य व्यवहार ने मानो उसके मन से सभी कामुक विचारों को दूर भगा दिया हो। हालांकि उसके शरीर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसे किसी भी विचार पर अमल करना उसके लिए असंभव था। युवती ने अपने स्तनों के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली और धीरे से बुदबुदाई, धन्यवाद। तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? जुआन ने पूछा। वे अभी भी किनारे पर ही हैं। युवती ने शर्माते हुए अपनी पतली बांह उठाकर टूटे हुए पत्थर की ओर इशारा किया। अगर पागल गैंडा इस इलाके को नहीं छोड़ता तो क्या होगा? क्या हम किसी तरह उस पर काबू पा सकते हैं? जुआन ने चुपके से उस युवती की साधना क्षमता का आकलन करने की कोशिश करते हुए पूछा। जिस तरह से वह चौथे दर्जे के गैंडे से डरती थी, उसे देखकर उसे नहीं लगता था कि वह बहुत मजबूत होगी। लाल आंखों वाले गैंडों की चमड़ी बेहद मोटी होती है। यहाँ तक कि चौथे दर्जे के साधकों को भी इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता है। युवती ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हम अभी भी कोशिश कर सकते हैं, जुआन ने कहा। जहरीला कांटा उन दुश्मनों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी होना चाहिए जिनकी रक्षा क्षमता तो ज्यादा हो लेकिन आक्रमण शक्ति और गति कम हो। यह एक कुशल साधक के रूप में अपने दिखावे को और मजबूत करने और उस युवती द्वारा उसकी हैसियत के बारे में किसी भी सवाल को टालने का सही मौका होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, युवती ने जवाब दिया। जब जुआन उस युवती की बात समझने की कोशिश कर रही थी, तभी लाल आंखों वाला पागल गेंडा नशे में धुत होकर इधर उधर डगमगाने लगा। उसने कुछ लड़खड़ाते कदम उठाए और फिर ढेर हो गया। क्या तुमने उसे हरा दिया? जुआन ने घबरा कर पूछा। उसका गला अचानक सूख गया था। क्या ये युवती सिर्फ कमजोरी का नाटक कर रही थी? उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। मैंने थोड़ी देर पहले उस पत्थर पर कुछ दवा छिड़की थी। गेंडे ने उस पत्थर से टक्कर मारी और उसे सांस के साथ अंदर ले लिया। ऐसी दवा कौन सी हो सकती है जो इतने विशाल गेंडे को बेहोश कर दे? जुआन दंग रह गया। उसके कथन में कुछ और भी था जिसने उसे परेशान कर दिया। तुमने उस पत्थर पर वह दवा क्यों रखी? मैं चिंतित थी, युवती हकलाते हुए बोली। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। मैं चिंतित थी कि आप मुझे छुपकर देखेंगे, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस एक बेहोशी की दवा है, ये खतरनाक नहीं है। जुआन ने गहरी सांस ली। अगर वह दवा उस विशाल गेंडे को इतनी जल्दी बेहोश करने के लिए काफी असरदार थी, तो अगर उसने पहले झांकने की कोशिश की होती, तो वह पूरे 1 महीने तक सोता रहता। क्या अब आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? मैं कपड़े पहनने जा रही हूँ, युवती ने झिझकते हुए कहा, मानो उसे अपने प्रश्न से उसे नाराज करने का डर हो। बिल्कुल, जुआन ने जवाब दिया। टीवी ड्रामा के विपरीत, न तो तुम लंपट हो, जैसे गुस्से भरे अपमान थे, और न ही जान से मारने की कोशिश, बस शर्मिंदगी का एक हल्का सा एहसास था। क्या इस दुनिया की सभी युवतियां इतनी प्यारी होती हैं? स्नो और उसकी तीखी जुबान की छवि ने इन शुरुआती विचारों को दूर कर दिया। जुआन को आंखें बंद किए देख, युवती किनारे की ओर तैरने लगी। पानी की छप छप की आवाज सुनकर जुआन की कसकर बंद पलकों के बीच एक छोटी सी दरार दिखाई दी। उसकी आंखें इतने सालों से वंचित थीं, और आखिरकार उन्हें थोड़ा सा इनाम देने का समय आ गया था। वह जलपरी की तरह पानी में तैरती हुई उसकी सुंदर कलाबाजियों की प्रशंसा कर रहा था। पानी के माध्यम से उसकी आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। जब आखिरकार वह किनारे पर पहुंची, तो जुआन का दिल उत्साह से धड़क रहा था। अब वह अपने कपड़े पहनने वाली थी। युवती ने अचानक अपना हाथ उठाया। पानी की एक विशाल लहर आकाश की ओर उठी और उसके शरीर को ढक लिया। जुआन तुरंत गुस्से से भड़क उठी। तुम किससे बचाव कर रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह की इंसान हूँ? कुछ पल बीते और पानी की दीवार वापस नीचे आ गिरी। युवती ने आखिरकार कपड़े पहन लिए थे। वह नदी की ओर मुड़ी और हाथ हिलाकर बोली, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ठीक है, जुआन ने जवाब दिया। इस महिला की अज्ञानता वाकई चौंकाने वाली है। वह किनारे की ओर तैरता हुआ गया, और जब उसने आखिरकार उस युवती को ध्यान से देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी, और उसकी कमर पर बंधी सफेद लेस की पट्टी ने उसकी सुडौल आकृति को और भी आकर्षक बना दिया था। उसने जुआन की ओर देखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। वह एक आदर्श चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी लग रही थी। जुआन दंग रह गया, मानो वह असुका साइतो को देख रहा हो। एक और समस्या सामने आ गई, जिसने उसे उसकी तल्लीनता से बाहर निकाल दिया। उसके कपड़े उसके पास नहीं थे। तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे? युवती ने पानी में खड़े आदमी को घूर कर देखा, लेकिन तुरंत अपनी नजरें हटा ली और उसके गाल लाल हो गए। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि मैं बेहोश हो गई थी और धारा मुझे यहाँ तक बहाकर ले आई थी? मुझे नहीं पता मेरे कपड़े कहाँ हैं, जुआन ने कहा।
युवती ने इस पर विचार किया। चूंकि तुम नदी के बहाव में बहकर नीचे आ गए हो, इसलिए संभव है कि तुम्हारे कपड़े और ऊपर हों। क्या आप मेरे साथ चल सकती हैं? मुझे अकेले यात्रा करने में थोड़ा डर लग रहा है। उसकी शर्मीली प्रवृत्ति को देखकर उसके हाथों मारे जाने का उसका डर उसका फायदा उठाने की इच्छा में बदल गया। अब जब उसने अपना बचाव कम कर दिया था, तो बाजी अपने हाथ में लेने का समय आ गया था। युवती ने कुछ देर सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, यह इलाका ज्यादा खतरनाक नहीं है। नदी के पास कुछ ही जंगली जानवर रहते हैं, हालांकि शाम को पानी पीने के लिए कुछ और जानवर आ जाते हैं। जब तक आप वुल्फ वैली के उग्र भेड़ियों को उकसाती नहीं है, तब तक आप सुरक्षित रहेंगी। तो फिर इस गैंडे का क्या मामला है? अब जब वह उस लाल आंखों वाले गैंडे को करीब से देख सका, तो वह उसके विशाल आकार को देखकर बहुत हैरान रह गया। युवती का चेहरा लाल हो गया। यह मेरे पीछे पीछे छिपे हुए ड्रैगन पर्वत से नीचे आ गया। जुआन अचंभित रह गया। तुमने गुप्त ड्रैगन पर्वत में प्रवेश किया? एक साधारण व्यक्ति भी जानता था कि वहां कई शक्तिशाली जीव छिपे हुए हैं। कई लोगों ने उसे उस पर्वत में प्रवेश न करने की चेतावनी दी थी। फिर भी ये युवती अकेले ही पर्वत में प्रवेश कर गई। क्या ये सच में बहुत शक्तिशाली हो सकती है? जुआन को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। क्या वह सचमुच अपनी मौत को दावत दे रहा था? जी हाँ, कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो केवल छिपे हुए ड्रैगन पर्वत की गहराइयों में ही पाई जाती हैं। युवती ने जड़ी बूटियों की टोकरी के पट्टों में हाथ डालकर उसे उठाया। उसने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे कपड़े लाने में तुम्हारी मदद करूंगी। धन्यवाद महोदया। जुआन उसके साथ साथ तैरने लगी। जी हाँ, मेरा नाम जुआन है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अब जब उसे पता चल गया था कि वह युवती वास्तव में एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है, तो वह उसके करीब जाना चाहता था। जुआन, कितना अजीब नाम है। युवती ने उसके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मन ही मन बुदबुदाया। मेरा नाम जी श्याओक्सी है। जुआन मुस्कुराए। तुम्हारा नाम मेरे नाम से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। शर्म से उस युवती का चेहरा लाल हो गया। उसके अंदर एक कोमल भावना भी झलक रही थी, और इससे जुआन को हौसला मिला। श्याओक्सी, अगर तुम हिडन ड्रैगन माउंटेन में औषधियां इकट्ठा कर रही हो, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक बहुत ही कुशल विशेषज्ञ हो? जी श्याओक्सी ने सिर हिलाते हुए बेफिक्री से जवाब दिया, मैं तो सिर्फ तीसरे रैंक पर हूँ। मैं पहाड़ पर इसलिए जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे पिता ने मुझे यह वस्तु दी है। बोलते बोलते उसने हरे रंग के पाउडर से भरी एक पारदर्शी बोतल निकाली। जुआन हैरान रह गई। यह क्या है? जी श्याओक्सी ने उत्तर दिया, ये सूखे अजगर के मल से बनी औषधि है। इसमें अजगरों की स्वाभाविक शक्तिशाली आभा होती है, और ये पहाड़ के जंगली जानवरों को दूर रखती है। जुआन अचंभित रह गई, ये सोचकर कि इस दुनिया में सचमुच ड्रैगन मौजूद हैं। जी श्याओक्सी ने बोतल को सुरक्षित रूप से छुपाते हुए मुंह बनाते हुए बुदबुदाया, बस बात यह है कि इसमें बहुत बदबू आती है, इसलिए मैं पहाड़ से उतरने के बाद आमतौर पर नहाती और कपड़े बदलती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे मुलाकात हो जाएगी। किस्मत का खेल ही ऐसा है। जुआन हंस पड़ा। युवती के माथे पर निराशा देखकर उसने झट से विषय बदल दिया। जरा रुको, अगर ऐसा है तो उस पागल लाल आंखों वाले गेंडे ने तुम पर पहले हमला क्यों किया? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी इंद्रियां कमजोर हैं, जी श्याओक्सी ने समझाया। लाल आंखों वाला गेंडा अजगर के मल की गंध नहीं सूंघ सकता, इसलिए वह डरकर भागता नहीं है। ये बहुत आक्रामक प्रजाति भी है। मैं गलती से इसके इलाके से गुजरते हुए इसे उकसा बैठी, इसलिए यह मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। मैं समझ गया। जुआन ने सहमति में सिर हिलाया। पागल लाल आंखों वाले गेंडे के शरीर के बारे में सोचते हुए उसके मन में एक विचार आया। वे दोनों नदी के ऊपर की ओर जाते हुए लगातार बातें करते रहे, और थोड़ी देर में वे उस जगह पहुंच गए जहां जुआन था। उसके कपड़े अभी भी जमीन पर करीने से तह करके रखे हुए थे। श्याओक्सी, क्या तुम पीछे मुड़ सकती हो? सच तो यह है कि जुआन को देखे जाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं दिखना चाहता था। हम, जी श्याओक्सी ने जवाब दिया और दौड़कर एक पेड़ के पीछे चली गई। जुआन नदी किनारे चढ़ गया और अपने कपड़े पहने। उसने पुष्टि की कि उसका गौबाव और 12 बेर के फूलों से ली गई चांदी की तिनके अभी भी वही हैं, और राहत की सांस ली। ठीक है, मेरा कपड़े बदलने का काम पूरा हो गया है, जुआन ने चिल्लाकर कहा। जी श्याओक्सी आखिरकार पेड़ के पीछे से बाहर निकली। जुआन को करीब से देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान होकर जुआन ने अपना चेहरा छुआ और पूछा, क्या हुआ? क्या मुझ में कुछ अजीब है?